आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। वेलकम बैक। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है दोस्तों। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। और इस क्लास में आपको जो टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है वो है बायोलॉजी का अपना सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट का थोड़ा सा क्वेश्चन 10 मिनट का बचा है। आई होप उससे पहले का सब कुछ आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको पता होगा यूनिवर्सल डोनर क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्या है और हार्ट में क्या क्या होता है। सब चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई है आई होप आपने पढ़ ली होंगी। आपके लिए फाइल भी मैंने अपलोड कर दी थी। क्या आप सबको फाइल मिल चुकी है? मैंने जो है आपको फाइल दे दी थी और पिछली क्लास के लास्ट में मैंने आपको जो बात बताई थी वो बताई थी, ट्रांसफ्यूजन वाली एक लाइन लिखवाई थी। अब 10-15 मिनट में मैं फटाफट से एक छोटा सा पोर्शन बस मैंने बताना है वो आपको पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा ए और बी के कॉम्बिनेशन क्या क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, फिटलेस, ये सब पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी है। 206 की 206 हड्डियां हम क्लास के अंदर याद करेंगे और वो आपके पेपर में स्पेशली मेंस में मुझे पूरा विश्वास है काफी ज्यादा काम आएंगी। तो देर नहीं करते, कहानी को फटाफट से शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे मैंने क्लियर कर दिए थे। और वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, बट क्योंकि पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन टैब थोड़ा जल्दी बंद कर दिया, तो जस्ट इन केस कोई डाउट आपका हो तो आप मुझे क्वेश्चन टैब में भेज सकते हैं। इसके बाद आपकी क्लास आज रात को 7 से 8 बजे है, वो एक स्पेशल क्लास है। ठीक है दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, तबियत का अपनी ध्यान रखिए। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ कि अब हम कॉन्फिडेंट है कोविड को लेकर, बिकॉज हमारे पास वैक्सीन है, हम सबको वैक्सीन लग चुकी है। स्टिल देखिए, अगर आपकी तबियत खराब होगी तो 4 से 5 दिन निकल जाएंगे। एंड उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि आपकी वजह से आपकी फैमिली में किसी की तबियत जो है खराब नहीं होनी चाहिए। तो अपनी परिवार के लिए ही सही थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए, और जरा से भी तबियत खराब आपको लगती है तो डॉक्टर को चेक कराइए, या फिर जो नीड है उस हिसाब से मेडिसिन वगैरह ले लीजिए। ठीक है, कभी एक बार कुछ चीजें अपने परिवार के लिए करनी पड़ती है, तो मेक श्योर अपना ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी ब्लड वाला रिपीट कर दीजिए। देखिए, पूरा चैप्टर तो दोबारा नहीं प्रीति पढ़ा पाऊंगा। ब्लड में आपको क्या समझना है आप वो लिखिए, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूंगा। आप प्रीति उस चीज को लिख के मुझे क्वेश्चन टैब में भेज दो। जब क्लास एंड होगी तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा। चलो शुरू करते हैं कहानी। देखिए, क्या आपके नोट्स में वो लिखा है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर ओ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए भी पॉजिटिव है और यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव है? अगर यहाँ तक लिखा है तो फिर बल्ले बल्ले। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ और वो मैं पढ़ाऊंगा जनरली लिख के। जनरली यानी ऐसा आम तौर पे होता है। आपने सुना होगा हम सबका ब्लड ग्रुप होता है कुछ ना कुछ। जनरली हम सब अपना ब्लड ग्रुप तब टेस्ट कराते हैं जब कोई हमारी तबीयत खराब हो, या हमें किसी फॉर्म में लिखना हो, या फिर हमें किसी को ब्लड डोनेट करना हो, या फिर हमें किसी से ब्लड लेना हो। अदरवाइज वैसे सबको पता होना चाहिए, बट जनरली नहीं पता होता। तो हमारे जो ब्लड ग्रुप है वो 4 तरीके के हो सकते हैं, ए बी एंड ओ। उसके अंदर भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। कायदे से हम सबको अपना ब्लड ग्रुप हमेशा पता होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन चैप्टर में वैसे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, बट आप सब जानते हैं कि जो बेबी होता है उसके बॉडी में जो फीचर्स होते हैं वो उसके मम्मी और पापा के कॉम्बिनेशन से ही आते हैं। यानी कुछ फीचर्स मम्मी के होते हैं, कुछ फीचर जो है फादर के होते हैं। अब यहाँ पे जब मैं मम्मी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब प्रॉपर सिर्फ मदर नहीं है, मैटरनल साइड है। हो सकता है कुछ फीचर सीधा दादा से, सॉरी कुछ फीचर सीधा नाना से, नानी से, इस तरीके मिले। कुछ फीचर्स ऐसे ही जब मैं फादर बोल रहा हूँ दैट मीन्स पैटर्नल साइड, हो सकता है वो सीधा ही ग्रैंडफादर से या फिर और रिलेशन में ग्रैंड मदर से, इस तरीके मिले, है ना। तो ब्लड ग्रुप जो होता है वो कैसे कनेक्शन बिठाता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक चीज होती है जिसे हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। इस तरीके का होता है ये। एक्चुअली ये डब्बे आप जितने चाहें बना सकते हैं। मैं एक 4x4 का बना के दिखा देता हूँ। इसी तरीके ये डब्बा जो है वो आप इस तरीके भी आपने हो सकता है कहीं ना कहीं देखा हो। इसे पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। पुनेट स्क्वायर मैं लिख देता हूँ आपके लिए। जो जो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूँ वो आप लिखिए। जी हाँ, नोट करिए। ये बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया तरीका है जो कि रेजिनाल्ड पुलेट ने दिया था। मेरा ख्याल यही उनका नाम है, इसी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। 1905 के अंदर मैं लिख देता हूँ आपके लिए डेटा। रुकिए, थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अब सब सही है। पुलेट जो मैं बना रहा हूँ वो आप अपने पास बनाइए। इन्होंने दिया था, ये एक ब्रिटिश टीसिस्ट हैं जो जेनेटिक्स पे काम करते थे, और ये इन्होंने 1905 में दिया था। ये फालतू सवाल क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? बिकॉज डॉपलर इफेक्ट आपसे पूछा गया है इस बार मीन्स में, और इसी तरीके आपसे कई बार वो वेन डायग्राम वाला सवाल पूछा जा चुका है, तो इस वजह से ये आपको पढ़ाया जा रहा है। आप अपने नोट्स में इसे लिखिए जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है। गुड इवनिंग। ये पिछले बैच में नहीं था, सुनी मैंने ओरली बोला होगा पुनेट स्क्वायर जो है इसे बोलते हैं, बट ये मैंने जो ईयर वगैरह है मैंने इस बार ऐड करा है।
बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये जो पुनेट स्क्वायर का। जैसे वेन डायग्राम अपने आप में बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, जिसने पहली बार बनाया है, क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट बनाया है। मुश्किल से मुश्किल डेटा वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से समझ भी सकते हो। ऐसे ही चीजें यहाँ पे भी चलती हैं। देखिए, अभी आपको जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसे नोट नहीं करना, कृपया पेन कॉपी छोड़ के 2 मिनट समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसे नोट करा दूँ, ठीक है। अभी के लिए पेन कॉपी छोड़ के सिर्फ स्क्रीन पे फोकस कर लीजिए। जो ब्लड ग्रुप है उसे मैं हमेशा 2 डब्बों में लिखूंगा। मैंने एक बार कह दिया कि नोट नहीं करना, तो अब पूछना मत मुझसे। 2 जने हैं यहाँ पर, एक मदर है, एक फादर है। यहाँ पैटर्नल साइड लिख दिया, यहाँ मैटरनल साइड लिख दिया, या फिर यहाँ फादर लिख दिया या मदर लिख दिया। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो दूसरे डब्बे में मैं ओ लिखूंगा ऐसे ही। अभी के लिए बस फोकस कर लीजिए। मान लेते हैं मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो मैं बी दूसरे डब्बे में ओ लिखूंगा। अब मैं क्या करूंगा, कॉम्बिनेशन बैठाऊंगा। कैसे? जैसे पहले वाले को पहले से मिलाऊंगा, पहले वाले को दूसरे से मिलाऊंगा। ऐसे ही मैं दूसरे वाले को पहले से मिलाऊंगा, दूसरे वाले को दूसरे से मिलाऊंगा। तो पहले को पहले से मिला के ए बी बनेगा, पहले को दूसरे से मिला के ए ओ बनेगा, फिर बी ओ बनेगा, और फिर ओ ओ बनेगा। अब आप कहेंगे मैंने ओ बी क्यों नहीं लिखा? ये लिखने का तरीका है। जैसे साइन कन्वेंशन हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि ये वाली साइड पॉजिटिव है, ये वाली साइड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो कुछ कन्वेंशन है, ये वो कन्वेंशन। ओ लिखा है तो उसे हटा दो। तो ये आउटकम आ गया, एक ए बी आ गया, एक ए आ गया, एक बी आ गया और एक ओ आ गया। यानी अब हम इससे क्या सीखे कि अगर मदर और फादर में एक ए वाला है, एक बी वाला है, तो जो उनका बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। मैं फिर कहता हूँ, नोट करने की जल्दबाजी मत करिएगा। विश्वास करिए, कह रहा हूँ नहीं नोट करना तो उसके पीछे कोई वजह है। अब आ जाते हैं, इसी को पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, पहला डब्बा तो यूजलेस है, कुछ नहीं है इसमें। आपको मैंने बताया ये ए है तो इसे एओ लिख दो, ये बी है इसे बीओ लिख दो। अब दोनों का कॉम्बिनेशन लिखते जाओ, ए बी, बीओ, एओ और ओ। क्या अगर आप यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपका आंसर सेम आएगा? कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओ बी होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओडीपस बी ओ ही लिखना है उसे। एक और एग्जांपल समझाता हूं, अभी भी नोट नहीं करना। अगर मान लेते हैं मदर का ए बी है, फादर का भी ए बी है, तो क्या अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ए बी और ए बी? मुझे पता है आप नहीं समझे, तभी तो दूसरा बता रहा हूँ। अभी समझाने का प्रोसेस चल रहा है, वेट कीजिए। क्या इन दोनों का कॉम्बिनेशन ए हो गया, इनका ए बी हो गया, इनका ए बी हो गया और इनका बी बी हो गया? आपको पता है ए जैसे तो कुछ होता ही नहीं, तो ए हो गया, ए बी हो गया और बी हो गया। यानी किसी के फादर का ब्लड ग्रुप अगर ए बी है, मदर का भी ए बी है, तो उनके बच्चे का या तो ए बी हो सकता है, या ए हो सकता है, या बी हो सकता है। इसी को मैं चाहूँ तो वैसे भी लिख सकता हूँ, जैसे अभी आपको समझाया था कि पहले दोनों को कंबाइन करो, ए बना, पहले दूसरे को ए बी बना, इन दोनों को ए बी बना और इन दोनों को बी बी बना। अब मुझे पता है कि बी बी और ए जैसे तो कुछ होता ही नहीं, तो इन्हें हटा दिया, ये मेरे कॉम्बिनेशन तैयार हो गए। वेट कीजिए, अभी सब्र करिए। अगर किसी का ए बी है और किसी का ओ है, तो मैं तो फिर से 2 डिब्बों में लिखूंगा। तो मुझे पता है ये एओ बनेगा, ये एओ बनेगा, ये बीओ बनेगा और ये बीओ बनेगा। मुझे पता है एओ जैसे तो कुछ होता नहीं, तो या तो इनका ब्लड ग्रुप ए होगा बच्चे का, या बी होगा। थोड़ा थोड़ा प्रोसेस समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल मैट्रिक्स ही है ये, ठीक है। अब आप आराम से ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि आपको थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा है। एक कॉम्बिनेशन और बना के दिखाता हूँ। मान लेते हैं बी और बी है, बी और बी है, तो यहाँ पे मैं ओ लगा दूं अलग से। तो क्या आंसर मेरा बी 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 और ओ यही बनेगा? क्योंकि चिल क्रोमोसोम्स पेयर में चलते हैं, इस वजह से बेटा। जो 23rd क्रोमोसोम होता है ना ह्यूमन सेल का, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, वो बताता है एक तरीके से जेंडर, और हमारे सभी क्रोमोसोम्स पेयर में चलते हैं। एक बार आप डिटेल में चिल लिख दो, चाहे क्वेश्चन टाइम में मुझे भेज दो। आप समझ पाए मैंने दो ही क्यों लिखा? क्योंकि बीबी बीओ बीओ सब बी है और एक ओ मतलब ओ है। दोनों ओ होंगे। आप बताओ ओ बनेगा 4 बार, यानी ओ ही बनेगा, ठीक है। अब आप ऐसे चीजों को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको पेपर में ये सब मिलेगा तो, ठीक है। अब मैं इन्हें बना रहने देता हूं और इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं फाइल के अंदर। अब मैं आपके थोड़े से इसके नोट्स बनवा देता हूं, फेयर है ना? चलिए शुरू करते हैं। मदर और फादर के केस में थोड़े से बना रहा हूं। मदर या ऐसे लिख देते हैं ना, पर्सन एक्स वाई भी अजीब हो जाएगा। मदर ए बी है और फादर भी ए बी है, तो चाइल्ड का क्या होगा? ऐसे नोट कर लो। आप कहोगे जी ए बी, तो ए बी, ए बी और बी बी।
तो आप कहोगे जी, ऐसे ही नोट कर लो, ए हो सकता है, ए भी हो सकता है और बी हो सकता है। आज की क्लास के नोट्स यहाँ से स्टार्ट नहीं है मनीष, आप थोड़े से लेट आए होंगे। एक स्लाइड आपको पहले पुनेट स्क्वायर वाली बनाई है, उस आधे पेज उसके लिए आप छोड़ दीजिए, उसके बाद इसे नोट कीजिए। अरे भैया, आप सबको समझ आ रहा है ना, ये रटने वाली बातें नहीं है, रटेंगे तो आप फंस जाएंगे, रटना नहीं है। और इसका पुनेट स्क्वायर भी बना लेना। ए बी लिख लिया, ए बी लिख दिया, ए हो गया, ए बी हो गया, ए बी हो गया और बी हो गया। अब एक कॉम्बिनेशन आप लोग लिखो कौन सा बना के मैं आपको दिखाऊं, एक आध और नोट कर लेते हैं, सारे नोट करने का कोई सेंस नहीं है, समझने वाली बात है, क्योंकि जो पहला कमेंट आ जाएगा वो बना दूंगा मैं। ओ और ओ वाला, ठीक है जी, ए और ओ वाला आया है, ए और ओ सबसे ज्यादा है, वो बना लेते हैं। मदर ए है और फादर ओ है, चाइल्ड का पूछा गया, ठीक है। यहाँ ए ओ लिखूंगा, यहाँ ओ लिखूंगा और कॉम्बिनेशन बनेगा ए ओ ओ और ओ, यानी आंसर हो जाएगा ए कॉमा ओ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिठुन, फर्क क्या है कैसा है वो आपको आगे चल के मिठुन बताऊंगा। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में वो चीज समझ आ जाएगी। जो फादर का वो साइन होता है वही बच्चे का साइन होता है मिठुन। अगर फादर पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव ही होगा। फादर ए बी मदर ओ, ये भी बना के दिखा देते हैं, ठीक है। फादर ए बी, ये लास्ट है, मदर ओ। मैं वो आपको अभी समझाता हूँ, थोड़ा समय दीजिए। ए बी और ओ, तो ओ ए ओ बी ओ और बी ओ, यानी ए या फिर बी हो सकता है, ठीक है ऋतिक। ये एक ऐसा केस है ऋतिक जिसमें फादर और मदर दोनों से ही ब्लड ग्रुप मैच नहीं होगा, नोटिस कीजिए। आप जितने कॉम्बिनेशन है शरत सब ऐसे ही बन जाएंगे, कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो। जो भी पूछे उसे यहाँ लिख लो, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर, अगर वो अकेला है, अगर उसके साथ कोई नहीं है तो ओ बना देना, अगर कोई साथ है तो बल्ले बल्ले है। दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ लिखते जाना, अगर एंड में ओ लगे तो उन्हें हटा देना, आपका आंसर हो गया। सब समझाता हूँ, चल रुकिए जरा, ठीक है। चलो मैं आगे। देखिए एक चीज हमें समझनी होगी, ये जो जेनेटिक्स है ना, अपने आप में एक ऐसी साइंस है जिसपे आज भी काम चल रहा है। मतलब ये बायोलॉजी के सबसे हाई लेवल कॉन्सेप्ट में से एक है जेनेटिक्स। आपको भी पता होगा क्लोनिंग वगैरह अब जाके शुरू हो रही है। तो आप ये एक्सपेक्ट मुझसे मत कीजिए कि मैं आपको 15 मिनट में मैं आपको पूरे जेनेटिक्स ऐसे पढ़ा दूंगा कि आप बस उड़ा के रख देंगे चीजों का, ऐसा नहीं होता। हम बस वो पढ़ते हैं जहां से एक्सपेक्ट होता है एसएससी सवाल पूछेगा, इतना सा, ठीक है। आप नोटिस करेंगे तो मैं यहाँ ये भी नहीं लिख रहा कि ए और बी होने के चांस 1:1 है, ऐसी बातें मैं नहीं लिख रहा, बिकॉज दिस इज टू जनरल। ये ऐसा हम सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं कि दो वो हैं तो 1:1 होगा, यहाँ पर 1:1 होगा, यहाँ पर आप देखेंगे मैं ऐसे नहीं लिख रहा कि 1:2:1 चांसेस है, बिकॉज जब वो चांस है तो अननेसेसरी मैं आपको ऐसी चीजें नहीं पढ़ा रहा जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा, ठीक है। एक बार स्क्वायर में बनाना का रिपीट कर दीजिए, मयंक आप वो कॉम्बिनेशन लिखो जो आपके हिसाब से सबसे मुश्किल है। यस श्याम, आपने बिल्कुल सही लिखा है। फर्स्ट स्लाइड आप देख लीजिए, ए बी और ओ देखो। मयंक ध्यान से सुनना, हमें 3x3 का स्क्वायर बनाना है, ठीक है। पहली स्लाइड तो खाली है, आप कहीं पर भी ए बी लिख दो, कहीं पर भी ओ लिख दो। आपने यहाँ पर ए बी लिख दिया, यहाँ पे ओ लिख दिया, अगर इसके साथ खाली है तो वहाँ ओ बना दो। अब एक इसका एक रो एक कॉलम चिपकाते जाओ, ए ओ बना, बी ओ बना, ए ओ बना, बी ओ बना। अब अगर एंड में ओ है तो उसे इग्नोर मार दो, आखिरी में जहाँ पे भी ओ है तो या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, ठीक है। चलो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। जबरदस्ती का मुश्किल नाम रखा गया है, चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। चलो एरिथ्रो ब्लास्टोसिस, 2 बार मेरा ख्याल इससे सवाल पूछा है एसएससी ने, और पिछले 2 साल से नहीं पूछा गया, ये भी मैं आपको क्लियरली बताऊं। सीजीएल 16-17 में एक बार आया था, एक बार 18-19 में आया था, उसके बाद से नहीं आया। कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता मनीष। जनरली ऐसा नहीं होता है ओडिपस, बाकी एक्सेप्शंस होने को कुछ भी हो सकते हैं। देखिए फिर से बता रहा हूँ, जनरली स्पीकिंग कैसे चलता है कि जो फादर का प्लस माइनस होता है ना दोस्तों, वही चाइल्ड का भी प्लस माइनस होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, उसे समझ लीजिए। जो फादर का प्लस माइनस होता है, यानी अगर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो हो सकता है बच्चे का ए भी पॉजिटिव हो, लेकिन वो होगा पॉजिटिव ही। यहाँ तक आप बात को समझ पाए, बिकॉज ये जो आर एच फैक्टर या डी एंटीजन जो आपने सुना था, ये स्पर्म से एसोसिएटेड होता है, ओवम से नहीं। तो ये बायोलॉजी है, सिंपल सी, है ना। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए मान लेते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है,
मैं फिर से चिल एक ही बात कहूंगा, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है जनरल बेसिस पे। मैं आप शायद आप भूल गए हैं, यहाँ पे सबसे पहली बात आप देखिए मैंने क्लास में क्या लिखी है। सबसे पहली बात किसी वजह से ही लिखिए, क्योंकि इतना तजुर्बा है कि ये चीजें होती हैं क्लास में। जनरली स्पीकिंग ये सिर्फ आपको किताबी ज्ञान दिया जा रहा है। किताब में क्या कहते हैं, पुली पे फ्रिक्शन नहीं है। क्या ऐसा होता है फिजिक्स में? नहीं होता ना। हम लेकिन उसे पढ़ते हैं बिकॉज हम मान के चलते हैं कि इस लेवल के बच्चे को इतना पता होगा तो इसके लिए अच्छा रहेगा। इस तरीके धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक है, मैं फिर कहूंगा दिस इज ऑल जनरली। मैं फिर से लिख देता हूँ जनरली। अब समझिए, अगर एक ऐसा आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और एक ऐसी महिला है जिसका ब्लड ग्रुप निगेटिव है और इनकी अगर आपस में शादी हो जाती है, तो क्या जो चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा? जनरली। अभी हमने समझा। अब क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जो चाइल्ड है ये इस वुमेन के बॉडी के अंदर बॉडी का एक पार्ट होगा, करीब 9 महीने के लिए वुमेन की बॉडी का एक पार्ट होगा। आपको थोड़ा थोड़ा शायद याद होगा, थोड़ा थोड़ा पता होगा कि जो ब्लड है वो रोटेट होता है, पूरी बॉडी में घूमता है, मदर टू चाइल्ड टू मदर इस तरीके जाता है। इसी तरीके जो बच्चा है उसे फूड मिलता है, उसे फूड मिलता है ना। तो अब क्या होता है ना, ये पॉजिटिव जब माइनस में मिक्स होगा तो थोड़ा सा इशू आएगा। सोच के देखो, कल परसों की आई मीन जो पिछली क्लास है उसमें आपको बताया था मैंने कि प्लस प्लस का क्या करता है, माइनस माइनस का क्या करता है। याद है ना आपको वो सारी बातें? अरे याद है ना, सब भूल गए हैं ये लोग। प्लस प्लस, माइनस माइनस, इस तरीके चलता है। अब होगा क्या ना, जो वुमन की बॉडी है, जो महिला की बॉडी है, जो मदर की बॉडी है, वो धीरे धीरे क्या करेगी, एंटीजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट। समझ पा रहे हैं? धीरे धीरे, क्योंकि उसकी बॉडी में प्लस माइनस दोनों है इस समय। आप सोच के देखो, जो मदर है उनकी बॉडी में प्लस भी है माइनस भी है, तो ये तो दिक्कत वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वुमन की बॉडी है वो धीरे धीरे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, बट वो एंटीबॉडीज बहुत वीक होती है और जो बेबी होता है उसकी लाइफ को कोई स्ट्रेस नहीं होता। ठीक है, तो जो फर्स्ट चाइल्ड होता है वो डिलीवर हो जाता है। आई होप आप यहाँ तक की बात आप समझ गए हैं। लेकिन जब सेकेंड चाइल्ड होता है, उस चाइल्ड जब वो चाइल्ड अभी एम्ब्रायो बना है या जाइगोट बना है, तो क्या मदर की बॉडी में ऑलरेडी प्लस के खिलाफ की एंटीबॉडीज अवेलेबल है? क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड के समय वो डेवलप हो गई थी। तो उस केस में सेकंड चाइल्ड की बर्थ में काफी इशू आता है, कभी कभार वो जन्म नहीं ले पाता, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर करते हैं जब फर्स्ट चाइल्ड होता है तो बॉडी को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो एंटीबॉडी खत्म हो जाती है। तो सेकंड चाइल्ड में वही सेम प्रोसेस दोबारा से चालू हो जाएगा कि भाई फिर से जीरो लेवल से एंटीबॉडी बनेगी, तब तक चाइल्ड आराम से बॉर्न हो जाएगा। समझ गए? छोटा सा केस मैंने आपको ये बताया है कि फर्स्ट चाइल्ड में नो इशू, सेकंड चाइल्ड में इशू, बस। ठीक है, बस ये आपको एक छोटा सा मैं शब्द समझाना चाह रहा था, कोई बहुत डिटेल में अपन लोग नहीं जा रहे इसमें, बस ये शब्द आपको पता होना चाहिए था, इसलिए नोट कराया। नोट कर लिया तो मैं आगे चलूं। एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन एक डेफिनेशन दी गई थी और शायद ऑप्शन में एरिथ्रोब्लास्टोसिस पीटलिस दिया गया था, या फिर ये प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन का सवाल आया था। बहुत पुराना सवाल है तो एकदम याद नहीं आ रहा, बट ऐसे ही कुछ बना। हाँ जी, इसे नोट करना है बिल्कुल। नोट करने वाला सवाल आप लोग मत पूछा करो, जो मैंने स्क्रीन पर लिखा है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर अभी चैप्टर मैं खत्म करता हूँ और अगले चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूँ जिसका नाम है स्केलेटल सिस्टम। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और थोड़ा सा हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो सभी चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ रहे हैं और मजेदार चैप्टर, मजा आ जाएगा इसे पढ़ के। इजी चैप्टर कैटेगरी में मैं इसे रखूँगा। क्या आप तैयार हैं? आप सभी ने नोट कर लिया है तो मैं चलूँ जी आगे। चलो जी, खेला शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर में बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने सर्कुलेटरी पढ़ लिया है और हमने डाइजेस्टिव पढ़ लिया है। बट हमारे अंदर एक एबिलिटी है जो कि है मूवमेंट की, हम मूव कर सकते हैं, है ना। होगा, बिल्कुल मिठुन होगा, बट मैंने कभी पता नहीं करा बिकॉज एसएससी पूछता नहीं। डेफिनेटली नाम होगा, आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। हमने सर्कुलेटरी पढ़ लिया, डाइजेस्टिव पढ़ लिया। मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी में इस्तेमाल करा जाता है स्केलेटल सिस्टम। सोचो, अगर हमारे शरीर की सारी हड्डियां जो है गायब कर दोगे तो क्या हम किसी काम के बचेंगे? हम ऐसे ही पड़े होंगे जमीन पर। अरे सर जी, डाउट ही क्लियर नहीं करते हमारे। भाई जब हमारे शरीर में हड्डी नहीं है तो हम में अभी में क्या फर्क रहेगा? सही है, पेपर ही नहीं होंगे, कोई टेंशन ही नहीं होगी जीवन की, हम ऐसे ही पड़े होंगे।
तो स्केलेटल सिस्टम करता क्या है, हमारी बॉडी को शेप देता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। वरना जरा सी हवा चलेगी, अपनी किडनी हो सकता है इधर से उधर हो जाए, दिल हमारा निकल के दिमाग में पहुंच जाए, दिमाग में भी तो जगह खाली है, फिट हो सकता है, बड़ी जगह है अपने दिमाग में, खाली पड़ा है अपना दिमाग। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए ऊपर वाले ने हमें जो है स्केलेटल सिस्टम दिया है। तो मैं आपको इसे आराम से डिटेल में पढ़ाता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं एक स्लाइड बीच में खाली छोड़ रहा हूँ। बिल्कुल लगा सकते हैं सुख सागर इस कोर्स को, स्केलेटल सिस्टम। चलें आगे। देखिए, सबसे पहले इसका फंक्शन क्या है। क्या ये हमारी बॉडी को सपोर्टिंग फ्रेम देता है? ये चैप्टर 3 कह सकते हैं या टॉपिक नंबर 3 कह सकते हैं। क्या ये प्रोटेक्शन देता है? ये सब पता है क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आपसे शुरू से ही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाले सवाल पूछता है, काम नहीं है, आजकल भी स्टेटमेंट वाले सवाल आने लग गए हैं, वैसे पहले से भी ये सब सवाल पूछे जाते हैं। प्रोटेक्शन टू दी ऑर्गन्स, मूवमेंट, इसी की वजह से तो मूव करते हैं। और चौथे नंबर पे ओवरऑल अपीयरेंस। भाई जिम जाने वाले जो हैं वो मसल्स और बोन्स के स्ट्रक्चर पे ही तो काम करते हैं, उनका पूरा जीवन इसी में निकलता है। भाई आप कैसे दिखते हैं, आपकी हाइट क्या है, वो इस पे ही तो डिपेंड करता है। भाई आपकी हाइट किस चीज से बनी है? हाइट में हड्डियां ही तो आ रही हैं मेरी, पैर से लेके सर तक की हड्डियां। नोट कर लिया आपने? अब देखिए, इसमें इस स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या काउंट होता है। क्या इसमें बोन्स काउंट होती है? होती है। लेकिन क्या इसके अंदर कार्टिलेज काउंट होती है? यस। क्या जॉइंट्स काउंट होते हैं? जी। मसल्स काउंट नहीं होती, मसल्स रिलेटेड है, क्योंकि हड्डियों के ऊपर मसल्स होती ही होती हैं। अधिकतर हड्डियों के ऊपर मसल्स हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, यानी स्केलेटल सिस्टम में हम इन सब चीजों के ऊपर फोकस करेंगे इस क्लास के अंदर। अब स्केलेटल सिस्टम दो तरीके का होता है। एक होता है दोस्तों एक्सोस्केलेटल सिस्टम या एक्सोस्केलेटन। नंबर 2 पे लिखा कार्टिलेज, कार्टिलेज। नंबर 2 पे है आपका एंडोस्केलेटन। यहाँ देखो, एक्सो से नाम नहीं दिख रहा आपको, बाहर की तरफ है, कुछ एग्जिट है, एंडो मतलब अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। मसल क्यों जुड़ी है मनीष इससे, स्केलेटल सिस्टम से? बिकॉज हमारी हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां हैं और दोनों मिलकर काम करती है। यानी जैसे यहाँ पर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी बाइसेप्स है और अंदर जो हड्डी है उसका नाम ह्यूमरस है, तो दोनों मिलकर काम कर रही है, मिलकर हमारी बॉडी का मोशन जो है करा रही है। अब एक्सोस्केलेटन वो है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं है, और एंडोस्केलेटन वो है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई इज देयर, यानी है। अब ब्लड सप्लाई ऐसा क्या है हमारे शरीर के अंदर जहाँ ब्लड सप्लाई नहीं है? नाखून, बाल। अगर आप बाकी पक्षियों की बात करोगे तो उसमें उनके फेदर्स वगैरह हो गए, सींग हो गए गाय के, बैल के, है ना। ये सब एक्सोस्केलेटन के अंदर आते हैं। बट हमारा जो स्कल है, हमारी जो बोन्स हैं, उन सब के अंदर जो है हमारा जो रिब केज है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सब में ब्लड सप्लाई होती है। नोट कीजिए। फोटोज वगैरह भी दिखाऊंगा, उसकी चिंता मत करना। रिब केज लिखा है, रिब केज, पसलियां। अब है सब कुछ पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करो। वैसे कैल्शियम फॉस्फोरस होता है मेनली हमारी बोन्स के अंदर, सब पढ़ा दूंगा मेरे दोस्त, चिंता मत करो। अरे सब बता दूंगा मनीष मेरे भाई। स्कल लिखा है, बोन्स लिखा है, कार्टिलेज लिखा है, चिंता मत करो, सब पढ़ा दूंगा। क्यों घबराते हो? अभी क्लास जब खत्म होगी तो हड्डियों में डॉक्टर बन जाओगे। अपने मोहल्ले के जो अंकल हैं वो समझ गए ना, जो सुबह से दोपहर तक कंपाउंडर है, उसके बाद अपना क्लिनिक खोला हुआ है, उस लेवल का तो बना ही दूंगा।
है आपके इलाके में कोई ऐसा? मेरे इलाके में तो एक दो हैं। वो सुबह से दोपहर तक एक डॉक्टर के साथ एक कंपाउंडर के रूप में काम करते हैं, उसके बाद शाम को जो है वो अपने क्लिनिक पे बैठ जाते हैं। कमाल है। मतलब ये पाप से कम नहीं है। खैर आगे चलते हैं दोस्तों। अब शुरू करूं मैं खेला? क्या आप तैयार हैं? मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं पढ़ाऊंगा जी डिटेल में, तो जल्दबाजी मत करिएगा। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा और मज़ा आएगा आपको। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जॉइंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। हड्डियां तो आपको पता ही है, आपके पास जो है 206 है। और अब मैं आपको पहले जॉइंट्स पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले जो जॉइंट्स हैं वो है फाइब्रस जॉइंट्स। ठीक है, इसे बोला जाता है साइनार्थ्रोसिस। थ्रोसिस, ठीक है। ये जो है इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। चलो नींद तो खुली आपकी, एक नाम पढ़ के। दूसरे नंबर पे है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। नहीं राधा, आपको डिटेल में आगे चल के पढ़ाऊंगा, चिंता ना करें। 400 350 400 के आसपास होती है राधा। एम्फी आर्थ्रोसिस, आर्थ्रोसिस, ये होते हैं स्लाइटली मूवेबल। और तीसरे नंबर पे होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। ये होते हैं डाइआर्थ्रोसिस या डायआर्थ्रोसिस। ये होते हैं फ्रीली मूवेबल। अब एक मुश्किल सवाल पेपर बना सकता है, वो आपसे कहेगा नेक जॉइंट इज, या नेक को छोड़ो, नी जॉइंट इज, और ये ऑप्शन देगा आपको, ये और ये। और चौथे नंबर पे लिख देगा फाइब्रस। अब इंसान हताश निराश कहेगा फाइब्रस ही सुना है, वही आंसर होगा, और वहीं आप फंस जाएंगे। उसका आंसर क्या होगा मेरे सवाल का, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तुक्केबाजी मत करिए, जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। नोट कर लिया? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिए। पॉसिबल है तो मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर लीजिए, 5-5 रुपए देके, कि फटाफट मेरे नोट्स बनाओ बैठ के, जब तक मैं बस यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेता हूँ। आपके बस की हो तो आप ऐसा सच में कर ले। लास्ट लाइन क्या लिखा है? साइनोवियल या सिनोवियल जॉइंट्स, डायआर्थ्रोसिस, फ्रीली मूवेबल। चिंता मत करो, अगर अभी नहीं भी समझ आ रहा, थोड़ी देर में आ जाएगा, बेफिक्र रहो। अब व्हाट इज दिस जॉइंट? क्या मैं कह सकता हूँ अ पॉइंट वेयर टू बोन्स कनेक्ट? सुजीत धीरे धीरे आ जाएगा, समझ, चिंता ना करें। कह सकते हैं ना ऐसा? क्या मैं कह सकता हूँ टू प्रोड्यूस मूवमेंट? मैं इसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है ऐसा हो। ब्रैकेट में लिखना आप भी से क्यों नहीं है? जैसे हमारे स्कल के अंदर जॉइंट्स हैं, कई सारी हड्डियां मिली हुई है, और वहां पर मूवमेंट नहीं हो रहा कुछ भी। तो जॉइंट एक ऐसी जगह है जहां पर मैं कह सकता हूँ टू और मोर देन टू भी लिख सकता हूँ। कोई हो सकता है ऐसी कोई जगह हो जहाँ 3 हड्डियां एक साथ मिल रही हो, 4 हड्डियां एक साथ मिल रही हो, ऐसा भी हो सकता है, हम आगे चल के भी देखेंगे। ठीक है। अब सिसमॉइड्स क्या होता है? सर जी ये क्या है? मैं लिख देता हूँ पहले। सर चीटिंग करते हो आप तो। आप तो एक सेशन एक टॉपिक उतनी देर में पढ़ा रहे हो जितने में लोग खत्म कर देते हैं पूरी बायोलॉजी। बिल्कुल, यू आर वेलकम। बोन्स एम्बेडेड इन टेंडन्स बट नॉट कनेक्टेड टू अदर बोन्स। एग्जाम्पल देता हूँ। लार्जेस्ट सिसमॉइड है आपकी बॉडी का नी कैप। समझा दूंगा, बेफिक्र रहो। टॉपिक तब खत्म करूंगा जब आप सबको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही, शाबाश विशु। पैटेला इसे आप लिख सकते हैं, अभी लिख देता हूँ मैं पैटेला। पैटेला वगैरह सब आगे चल के समझा दूंगा। देखो दोस्तों, आपके पास घुटना होगा, मुझे विश्वास है। उस घुटने में देखना, घुटने की कटोरी भी होगी, उल्टी पड़ी होगी, वो छू के देखना। नहीं मिले तो पैर को बिल्कुल सीधा कर लेना, तब मिल जाएगी। ठीक है, पैर सीधा कर लो एकदम, और आपको वहां पे कटोरी जैसा कुछ दिखेगा, आप उस ऐसे ऐसे करके देखना। ये एक ऐसी हड्डी है ना जो बाकी किसी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई, जुड़ी नहीं है, बस बाकी दोनों हड्डियों के ऊपर की तरफ है, लेकिन जुड़ी नहीं हुई। बीच में कुछ इसके और बाकी दोनों हड्डियों के कुछ इमेजिन करो, कुछ तारे तारे से जी होंगी, जो कि इस घुटने की कटोरी को इधर उधर नहीं जाने दे रही, यहीं पे उसने रखा हुआ है। वो टेंडन्स होते हैं। टेंडन्स आपको आगे चल के बता दूंगा क्या है। क्या आप सिसमोइड को समझ पाए? घुटने के ऊपर जो कटोरी है वो एक सिसमोइड है, क्योंकि एक ऐसी हड्डी है जो बाकी हड्डियों से नहीं जुड़ी होती। ठीक है।
आगे चलते हैं जी। और नंबर ऑफ जॉइंट्स जो है इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, 250 से 350 के आसपास हो सकते हैं किसी के शरीर में। हाँ, ये काफ़ी दिक्कत वाली सिचुएशन है मयंक, मतलब मेरे भी एक जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है। वो नींद पे बेड से पलट के नीचे गिर गया था और उसके घुटने की कटोरी जो है आगे पीछे हो गई थी और उसी समय जो है उसे लेके जाना पड़ा था डॉक्टर के पास। हंस रहे हैं पापी लोग, यही तो कलयुग है। चलें आगे जी। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हमारे हाथों में भी सिसमोइड्स होते हैं, हमारे पैर का जो पंजे से पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे भी सिसमोइड्स होते हैं। खैर अभी के लिए मैं आगे चलता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा मैं, बस आपको शब्द का मतलब जो है समझाना था। अब चलते हैं जी फाइब्रस जॉइंट्स की तरफ, या फिब्रस जॉइंट्स, जो आप इसे बोलना चाहें बोल सकते हैं। फाइब्रस जॉइंट वो हो गए ना जहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं है, तो क्या मैं इन्हें परमानेंट जॉइंट कह दूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी ये मूव ही नहीं कर रहे, ये बस है। इसकी जो लोकेशन है वो है स्कल प्लेट्स, स्कल मतलब ये वाला हिस्सा। अब जॉइंट तो यहाँ पर है तो उन्हें कुछ कहा भी जाता होगा, सुचूर्स या सुटूर्स बोला जाता होगा इसे, SUTURES। रुकिए जरा, कर्सर को क्या हो गया, सबसे देसी तरीका ही काम आता है। जॉइंट्स बिटवीन स्कल बोन्स। समझ पा रहे हैं मेरे दोस्तों या नहीं समझ पा रहे हैं? फोटो वोटो सब दिखाऊंगा, चिंता मत करो, पहले जो बिना फोटो के समझ पा रहे हो वो समझ लो। अगले नंबर पे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। अब मैं वो दोबारा नहीं लिख रहा नाम, साइनार्थ्रोसिस या एम्फिआर्थ्रोसिस, वो समय खराब वाली बात है, तो वो मैंने पहले लिख दिया है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है वर्टेब्रल कॉलम्स, इसमें सिर्फ लिमिटेड मूवमेंट होता है। बट वर्टेब्रल कॉलम का मतलब रीढ़ की हड्डी हो गई, बट रीढ़ की हड्डी तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है। आपने देखा होगा जो जिम्नास्टिक्स वगैरह करते हैं या फिर जो योगा वगैरह करते हैं वो तो ऐसे घूम जाते हैं, बिल्कुल कोई हिसाब नहीं जिसका। तो ऐसा दोस्तों इस वजह से होता है कि मान लेते हैं कोई 180 डिग्री भी घूम गया, मान लेते हैं, तो उसका पूरा वर्टेब्रल कॉलम जो भी ऐसा था बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। अब टोटल हड्डियाँ जो है ना वो इसमें 26 होती हैं। अभी के लिए इसे मैं 30 मान लेता हूँ। सोचो 30 हड्डियाँ मिलके अगर 180 डिग्री बना भी दिया तो क्या बनाया? एक ने 6, एक ने 6, 6 तो कुछ भी नहीं होता ना। आप एक बार इमेजिन करके देखो, इसका 15वां हिस्सा है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका 15th पार्ट है 6। ये सब तो थोड़ा निकाल लेते हो ना, 15 पार्ट कैसे इमेजिन करना है, ये आधा हो गया। अब इसके अंदर टोटल आपके इसके अंदर 7 पार्ट होने चाहिए, आप फिर इसके 2 हिस्से कर दो मोटा मोटा, तो ये जो एक एंगल है 30 डिग्री का हो गया, ये 15 डिग्री का हो गया, इससे भी आप मान के चलो इसके आधे से भी कम होगा। इतना इमेजिनेशन आई होप आप रखते होंगे, किस तरीके आपको कोई सी भी डिग्री इमेजिन करनी है तो आप कर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट मैंने आपको बता दिया है, फाइब्रस भी हो गया, कार्टिलेजिनस हो गया। अब आते हैं जी हमारे प्यारे जॉइंट पे, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट, इसी बात पे मैं जो है क्वेश्चन टैग अंत कर देता हूँ। साइनोवियल जॉइंट्स ये फ्रीली मूवमेंट देते हैं, क्या हम इन्हें परफेक्ट जॉइंट्स कह सकते हैं? यहाँ पर मैंने लिखा होगा आपके लिए, मैं चेक कर लेता हूँ, फ्रीली मूवेबल है, मैं इन्हें परफेक्ट जॉइंट्स भी कह सकता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, आप चाहे तो वहाँ पे भी लिख सकते हैं, परफेक्ट जॉइंट्स। मोस्ट, सभी को गुड इवनिंग मेरी तरफ से। लेट्स नॉट मेक दिस इवनिंग अ बैड इवनिंग, सो लेट्स फोकस। मोस्ट प्रिवेलेंट joints in our body contain fluid
synovial, आप समझ पा रहे हैं? अगर एक जॉइंट है तो वहां पर एक फ्लूइड पाया जाएगा जिसे साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है। फोटोज वगैरह सब दिखाई जाएंगी, कुछ समय रुक के। थोड़ा जल्दी जल्दी कृपया लिखिएगा। अब टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट। सबसे पहला कार्टिलेजिनस का लोकेशन मेनली आपको वर्टेब्रल कॉलम है, जो रीढ़ है आपकी, रीढ़ की हड्डी है, वहां पर आपको देखने को मिलता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो जहां पर भी मूवमेंट बिंदास हो रहा हो ना, वहां पर सिनोवियल जॉइंट है। गैस करके देखते हैं, क्या हमारे शोल्डर में सिनोवियल जॉइंट है? बिल्कुल अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है। क्या एल्बो में अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है? हाथों में है, बिल्कुल। घुटने में है। अधिकतर जगह आप इमेजिन करेंगे तो आपको सिनोवियल जॉइंट देखने को ही मिलेंगे। जैसे कि जो हिप जॉइंट है या जो शोल्डर जॉइंट है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। नहीं, नियर ईयर नहीं होगा। ईयर ये कार्टिलेज है, बोन नहीं है। और नेक में आपको जो है वो पीछे बताया कार्टिलेजिनस जॉइंट आपको देखने को मिलता है। और नेक का जो, अगर आप ये वाले मूवमेंट की बात करेंगे जो एक्सिस एटलस वाली है, तो थोड़ा रुकिए, एक एक करके वहां तक चलते हैं बेटा, वरना मिक्सअप हो जाएगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, वेट कीजिए थोड़ा सा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या करता है? मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ऑल डायरेक्शन। बॉल एंड सॉकेट को आप इमेजिन करेंगे तो ये हड्डी हो गई मान लेते हैं, और यहाँ पर एक कटोरी जैसी हो गई, तो इसके ऊपर चढ़ी हुई है। तो ये जो आपका हाथ है ये इस तरीके से सब तरफ मूव कर सकता है। आपके पास भी हाथ होगा, करके देख सकते हैं आप, ठीक है? यानी यहाँ पर एक आपको महसूस होगा खाली कोई कटोरी जैसी है, जिसके अंदर आपके हाथ की हड्डी अड़ी है, और वो हड्डी हर जगह मूव कर सकती है। ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरे नंबर पे आता है हिंज जॉइंट। इसके अंदर क्या होता है? मूवमेंट होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ना, आप ऐसा समझिए, मूवमेंट होता है बट एक डायरेक्शन में होता है, एक एक्सिस के अबाउट होता है, एक्सिस के अबाउट। जैसे कि एल्बो जॉइंट, जैसे कि नी जॉइंट। हमारी एल्बो ना इस तरीके काम करती है, जैसे हमारे घर का दरवाजा काम करता है, ऐसे ऐसे। दरवाजा ऊपर नीचे तो नहीं हो सकता, दरवाजा ऐसे ही तो काम करता है कि मान लेते हैं ये आपका कब्जे लगे हुए हैं यहाँ पर, तो दरवाजा अगर ऐसा है तो वो इसी तरीके घूम सकता है, ऊपर नीचे नहीं घूम सकता। हिंजे से तो बोलते हैं उसे, है ना? तो एल्बो जॉइंट जो हमारा है वो इस तरीके काम करता है। अब आप कहेंगे सर ऐसे भी तो काम कर रहा है। ये आपके शोल्डर का इस्तेमाल करके हो रहा है। अगर आप इस हाथ को यहाँ से पकड़ लेंगे तो सिर्फ आप इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ऐसे मूव नहीं कर पाएंगे। करके देख सकते हैं आप ऐसे पकड़ के, ठीक है जी? घुटने के साथ भी कुछ ऐसा ही है। घुटना भी आपका आगे पीछे ही मूव कर सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। नोट कर लिया। तीसरे नंबर पे आता है कैंडिलॉइड जॉइंट। सब बताऊंगा मेरे दोस्तों। आपका क्या असली नाम है मुझे बताओ? ये सर फिंगर के बीच का जॉइंट वाला नहीं है। ये क्या डकैती लिखा है या कुछ और लिखा है? कॉन्डी होगा, कैंडी नहीं होगा, सही कह रहे हो आप। नहीं, मुझे सच में नहीं पता, हो सकता है कोई इंग्लिश का शब्द हो। कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, मूवमेंट तो होता है लेकिन रोटेशन नहीं होता। अच्छा बिल्कुल, इसलिए मैं हमेशा बच्चे से पूछता हूँ भाई असली नाम तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिंगर जॉइंट्स। आई होप आपके सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। और जबड़ा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। अच्छी बात है, आप लोग मिल के पढ़ रहे हैं। अब फाइनेंशियली भी अच्छा रहता है और तैयारी भी अच्छी हो जाती है। ठीक है, समझ गए आप यहाँ तक? जो हमारा जबड़ा है, ये वाला हिस्सा, ये ऊपर नीचे ही तो मूव कर सकता है। ये जो लोअर पोर्शन ऑफ जॉ है ना? ऐसे ऐसे तो साइडों में तो कुछ खास मूवमेंट इसके अंदर नहीं है। ऐसे ऐसे भी नहीं घूम सकता पूरा, सिर्फ ऊपर नीचे मूव हो सकता है। चौथे नंबर पे है पाइवॉट जॉइंट। थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कीजिए। इसे हम रोटरी जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं, और ट्रोकॉइड जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? वन बोन कैन स्विवल ओवर द अदर। एग्जाम्पल, रेडियस, अल्ना, एक्सिस एटलस या एटलस और एक्सिस। पाइवॉट जॉइंट। देखो,
एक हड्डी ये है, दूसरी हड्डी ये है, इस पे इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। समझ पा रहे हैं? ये रेडियस अल्ना जो है आपके हाथ में, ये वाला जो पोर्शन है आपके हाथ का, इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं दोस्तों। ये आपस में एक-दूसरे पे हल्की-हल्की ऐसे-ऐसे मूव कर सकती हैं, बट आगे-पीछे नहीं हो सकती, ना ही पूरी-पूरी घूम सकती है। जो फोरआर्म वाला इलाका है, इसमें आपको हड्डियाँ देखने को मिलती है, ठीक है? एक्सिस एटलस जो है आपकी गर्दन में आपको देखने को मिलती है, ये नेक में है, ये फोरआर्म में है। रोटरी जॉइंट लिखा है मैंने, रोटरी। ये डॉक्टर ही सतोशी बेटा बताएंगे। स्विवेल का मतलब आप ऐसे ऐसे मूव करना। निशा, अल्ना और रेडियस हड्डियों के नाम है, मनीष आगे चल के पढ़ा दिया जाएगा। अल्ना, ULNA। अगले नंबर पे आता है जी, कौन से नंबर पे पहुंच गए हैं 4 के बाद 5, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। इन्हें हम प्लेन जॉइंट्स भी कहते हैं। ये लिमिटेड मूवमेंट देते हैं। डॉक्टर को चेक कराना होगा सतोशी, नो आइडिया, विधान जल्दी नोट कीजिए। प्लेन surfaces that can slip over one another। कलाई में होते हैं ये वाले जॉइंट्स। अरे भैया एक बात बताओ, मैं डॉक्टर बैठा हूँ यहाँ पे, कहीं प्रेस्क्रिप्शन पैड दिख रहा है आपको मेरे सामने? फिर पढ़ लो भैया, पढ़ लो। डॉक्टर साहब को चेक कराए, सब एक दूसरे को दवाइयाँ भी दी जा रही, कैल्शियम तक बात पहुंच चुकी है। जल्दी नोट कीजिए। बहुत बढ़िया दिशा। चलें आगे दोस्तों, अगला सैडल जॉइंट। ज्यादा समय नहीं लूंगा लिखने का। नो रोटेशन, लिमिटेड मूवमेंट। थंब का जो बेस होता है, बेस ऑफ थंब, आपसे सीधा पूछेगा जी कहाँ पर ये जॉइंट पाया जाता है, वो कौन सा जॉइंट है, बस इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे कि बेस ऑफ थंब में कौन सा जॉइंट है, एक्सिस एटलस में कौन सा जॉइंट है, रेडियस अल्ना में कौन सा जॉइंट है, स्कल में कौन सा जॉइंट है, इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, आपको बस वो पता होना चाहिए। एक छोटा सा फैक्ट ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट, हिप जॉइंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट। वीकेस्ट जैसा कुछ नहीं होगा विशु, रुकिए 1 मिनट के लिए मैं सेशन जो है बीच में पॉज कर रहा हूँ, आप सेशन में बने रहिएगा। 5 नंबर मैं जब तक स्क्रीन पे खोल देता हूँ, मैं आपके लिए फाइल को अपलोड कर रहा हूँ। एक बार कंफर्म करें आप सभी को आवाज साफ आ रही है? चलो, मैंने आपको जॉइंट्स वाला पोर्शन समझा दिया है कि आपको पूरे तरीके वो पल्ले पड़ गया है। रिस्ट का मतलब होता है कलाई। चलिए, अब यहाँ से काफ़ी देर आप लोगों से एक्सपेक्ट करा जाएगा एक फोकस, अच्छे लेवल का फोकस, जिसके बिना आपको चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्या मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? देखिए, अब हम कोशिश करेंगे जितनी हड्डियाँ हैं वो सारी की सारी पढ़ेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होगा, मुझे पूरा विश्वास है आपको भी जो है काफ़ी मज़ा आएगा चीज़ों को समझने में। मैं आपको एक-एक करके सारी की सारी हड्डियाँ जो है पढ़ाऊँगा, ठीक है? रुकिए ज़रा, एक फ़ाइल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप इस पे थोड़ा-सा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। रुकिए प्लीज़। ये वन ऑफ द वेरी फ्यू टॉपिक्स हैं जिसके लिए मैंने प्रॉपर स्लाइड्स बना रखी है। प्रॉपर स्लाइड्स इसमें इसलिए दिखाई जाती है बिकॉज़ हड्डियों की लोकेशन देखकर ज़्यादा समझ आती है। तो आपको सारी की सारी फ़ोटोज़ में दिखाऊँगा। ये पुराना ही कंटेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले इंसान के शरीर में 200 हड्डियाँ थी, अब 500 होने लग गई हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ये फ़ाइल है तो आपको दोबारा इसे डाउनलोड करने की नीड नहीं। देखिए, स्केलेटल सिस्टम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको मैंने अभी तक बताया है कि 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं एक्सोस्केलेटन, एक होते हैं एंडोस्केलेटन। एक होते हैं एक्सोस्केलेटन, एक होते हैं एंडोस्केलेटन। मैं आपको पहले ऊपर-ऊपर से समझाऊँगा, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें ड्रॉ करके दिखाऊँगा। ये है एक इंसान, मतलब ये था एक इंसान जो आप देख सकते हैं आपके सामने। इसके अंदर उसकी जो हड्डियाँ हैं, उन सबको मिलाकर मैं कहूँगा कि इसका स्केलेटल सिस्टम है।
अब इसके शरीर में ना दो चीजें मेन है, एक ऐसा पोर्शन जिसके बिना ये नहीं जी सकता था, एक ऐसा जिसके बिना ये जी सकता है। जैसे अगर मैं इसका पैर काट दूं तो दुख तो होगा, लेकिन ये क्या जी पाएगा? क्या अपने पैरों के बिना ये जी पाएगा? बिल्कुल। इसके बिना ये जी सकता है? बिल्कुल। क्या हाथों के बिना भी जी सकता है? बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इसकी गर्दन काट दूं तो क्या ये जी पाएगा? नहीं। अगर मैं इसकी पसलियां ही पूरे तरीके हटा दूं तो क्या ये जी पाएगा? नहीं। अगर मैं इसका मान लेते हैं बैकबोन हटा दूं पूरे तरीके, तो नहीं जी पाएगा। यानी इसकी बॉडी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दी अदर। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट सब कुछ होता है, इंपॉर्टेंट तो हाथ की एक उँगली तक है ना? लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अति आवश्यक है। ठीक है? आई होप आप बात को समझ पाए हैं। एक होता है एक्सियल एंडोस्केलेटन, एक होता है अपेंडिकुलर एक्सोस्केलेटन। अब मैं आपको इस क्लास में क्या-क्या पढ़ाऊँगा, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। मैं इसकी हड्डियाँ तोड़ के आपको इस तरीके के करके सब पोर्शन पढ़ाऊँगा। ये आपको पूरा का पूरा डेटा मैं एक-एक करके जो जहाँ पे जैसी-जैसी हड्डियाँ हैं, ये सब आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन पहले इन स्लाइड से गुजरने से पहले आप मेरे तरीके पढ़ेंगे, क्योंकि डेटा सामने होना और दिमाग में होने में फ़र्क है। तो मैं डेटा सामने बाद में रखूँगा, पहले मैं उसे दिमाग में डालूँगा, ठीक है? तो अब मैं आपको अपने तरीके, बिल्कुल बेसिक तरीके, बच्चों वाले तरीके चीज़ों को समझाऊँगा। अभी आपको कुछ नोट नहीं करना है, यहाँ से आपको नोट्स बनाने हैं। एंडोस्केलेटल सिस्टम। हमारा जो एंडोस्केलेटल सिस्टम है, ये वो सिस्टम होगा जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। क्या इसमें एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों को ऐड कर दूं? सर हमें क्या पता, आपने हमें कोई बताया है ये क्या होता है? आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये होते क्या है। देखिए, एंडोस्केलेटन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। बिल्कुल देसी भाषा में अगर मैं यहाँ पे एक देसी बॉय बनाता हूँ इस तरीके का, तो क्या इसका शरीर कुछ ऐसा दिखेगा? ये जितना पोर्शन मैंने आपके सामने बनाया है, ये पोर्शन है इसका एक्सियल एंडोस्केलेटन। क्या इसकी बॉडी की यही एक्सिस है जिस पे ये घूमता है जब ये डांस करता है अपनी मम्मी के साथ या पापा के साथ? तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है क्या हो गया जी? ये हो गया एक्सियल एंडोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है? और जो इसके परपेंडिकुलर वाला इलाका हुआ, मान लेते हैं ये इसके पैर हैं ऐसे, तो ये हो गया अपेंडिकुलर वाला। बात को समझ पा रहे हैं? यानी जो इसके हाथ पैर हैं वो अपेंडिकुलर के अंदर आएंगे, और हाथ पैर के जो जोड़ हैं वो भी अपेंडिकुलर के अंदर आएंगे, और बाकी जो पोर्शन है वो एक्सियल में आएगा। अब नामकरण की कोशिश करते हैं। क्या स्कल इसमें लिख सकते हैं? जी हाँ। रिबकेज लिख सकते हैं? जी हाँ। और वर्टेब्रल कॉलम लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और अपेंडिकुलर के अंदर मेनली एक तो लिम्स आते हैं। लिम्स कुछ नहीं है, इससे कनेक्टेड पोर्शन जिसमें हाथ पैर आते हैं। अपर जो है वो हैंड होते हैं, और जो लोअर है वो लेग्स होते हैं। और गर्डल्स आ सकते हैं। गर्डल्स वो इलाके हैं जहाँ पे ये एक्सियल अपेंडिकुलर से जुड़ता है। इसमें एक पेक्टोरल गर्डल आता है, फोटो दिखाएंगे, हर चीज़ की चिंता ना करें, पूरे पैसे आपके वसूले जाएंगे। जो आपने करोड़ों रुपए दिए हैं मुझे, वो सब आपके वसूल दिए जाएंगे, चिंता ना करें। बस पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? पेल्विस होता है, लेकिन उस हिस्से को पेल्विक रीजन कहते हैं, तो इसलिए गर्डल आगे लगा है तो पेल्विक लिखेंगे। जैसे बच्चा बचपन भाववाचक सुना होगा आपने, कुछ वैसा है। अब एक एक करके शुरू करते हैं, और इसके गर्डल क्या होता है सपना सही समय आने पर बता दूंगा, चिंता ना करें। टॉपिक तब खत्म करूंगा जब आप सबको 100% समझ आ जाएगा। बताओ, इससे ज्यादा तो क्या ही विश्वास दिलाऊंगा। स्कल, इसका काम क्या है? ये जो हमारे फेस की हड्डियां हैं, इनका काम क्या है? हमारे दिमाग का काम क्या है? इसका काम है ब्रेन का प्रोटेक्शन, अगर हुआ तो। यानी स्कल का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन और आईज एटसेट्रा, या फिर मैं कह सकता हूँ प्रोटेक्शन ऑफ बक्कल कैविटी। जो भी हिस्से लिखना चाहो आप इसमें लिख सकते हैं। अब इसमें भी ना 3 हिस्से होते हैं। अगर मैं एक इंसान आपके सामने बना देता हूँ, ये उसकी आँख है, कुछ इस तरह के, ठीक है? ऑब्वियसली नाक नहीं होगी, क्योंकि नाक में हड्डी नहीं होती है, तो वो नहीं बनाई गई है। अब इसमें एक पोर्शन तो दोस्तों ऊपर वाला आ गया ना, यहाँ पे भी एक छोटा-सा गड्ढा होता है जहाँ से आवाज़ अंदर जाती है। ये वाला जो हिस्सा है ना दोस्तों, ये क्रेनियम है, मेनली जहाँ पे बाल होते हैं, ठीक है? और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे मैं बोलूँगा फेस। फ़र्क समझ आया आपको? जी हाँ, इफ पॉसिबल बना लीजिए, अच्छा रहेगा, नहीं भी बनाएँगे तो नथिंग टू वरी है। अब जो क्रेनियम होता है ना दोस्तों, इसमें टोटल 8 हड्डियाँ होती हैं। जो हमारा फेस है, इसमें 14 हड्डी होती है, और जो हमारे कान हैं, उसमें 6 हड्डी होती है।
आप कहेंगे नहीं सर कानों में तो 3 ही हड्डी होती है, तो 2 कान भी तो है ना, तो 2 इंटू 3 ईच ऐसे लिख देना। तो अगर आप इसका टोटल करते हैं तो ये हो जाती है 28 बोन्स। इसमें एक बोन मैं अलग से जोड़ूंगा, इसे हायोइड बोन बोलते हैं, हायोइड बोन। ये बेस ऑफ टंग पर आपको देखने को मिलती है। तो टोटल 29 बोन्स हो जाती हैं। इनकी लोकेशन अभी मैं आपको दिखा दूंगा, चिंता ना करें। एक काम करें, पहले नोट्स बना ले, फिर मैं आपको फोटो दिखा दूं। मैं काम करता हूँ, अगले पेज पे ऐसी चीजें लिखवाता हूँ जो आपको समझ में नहीं आएगी। थोड़ा पहले मशक्कत कर लेते हैं लिखने वाली, उसके बाद मैं आपको फोटो दिखा के उसमें पूरी 29 की 29 बोन्स आपको दिखा दूंगा। फिर है ना, चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिखवाता हूँ क्रेनियम बोन्स। पहले ना नाम लिख लेंगे ना तो रिकॉग्नाइज करने में आसानी रहेगी। इसमें मैंने आपको बताया 8 बोन्स होती है। ये कौन कौन सी है जी? एक बोन है फ्रंटल, ये है हमारे फोरहेड पे यानी माथे पे। दो बोन है टेम्पोरल, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ बस वैसे वैसे लिखते रहिए, ईयर वाले पोर्शन पे, कानों वाले हिस्से पे। और दो बोन है पैराइटल, एक बोन है ऑसिपिटल, एक है एथमॉइड, एक है स्पेनॉइड। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। चलो, फ्रंटल फोरहेड में है, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल, एथमॉइड, स्पेनॉइड। हर एक हड्डी की लोकेशन दिखाना मेरी जिम्मेदारी है, जस्ट डू नॉट वरी। चलो आगे चलते हैं, फेशियल बोन्स की बात कर लेते हैं। ये है टोटल दोस्तों 14 बोन्स। अच्छा लिख रहे हैं आप अभी? ठीक है, लिखिए लिखिए। हिंदी नेम बेटा माफी चाहूंगा, वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। अधिकतर हड्डियों के नाम तो सेम ही होंगे, बाकी आप एक बार इंटरनेट पे देख सकते हो। कुछ नाम सेम ही रहते हैं, बट फिर भी आप चाहें तो एक बार इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। चलें आगे। ठीक। फेशियल बोन्स टोटल 14 हैं, जिसमें याद रखेंगे 5 बोन्स जो हैं वो नोज में होती हैं, जिसमें दो हैं नेजल, दो है इंफ्रा नेजल, एक है वॉमर। नाक की 5 हड्डियां लिखवा दी हैं, लोकेशन दिखा दूंगा। और उसके बाद ये हो गया। इसके बाद आईज, आंखों में 4 हड्डी होती है, दो हैं इसमें लैक्रिमल, दो है पैलेटाइल या पैलेटाइन टाइन, और चीक 2, और जॉ में होती हैं 3। जो 2 हड्डी यहाँ पर है इन्हें जाइगोमैटिक बोन बोला जाता है, जाइगोमैटिक बोन्स। जबड़े में जो होती हैं 3, इसमें आती हैं 2 मैग्जिला और एक मैंडिबल। मैग्जिला है अपर जॉ, मैंडिबल है लोअर जॉ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए मेरा मानना मनीष ये था, जब शुरू में मैंने सोचा था सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, कि जब एक बच्चा सब कुछ पढ़ सकता है तो एक टीचर सब कुछ क्यों नहीं पढ़ा सकता। सिंपली बिकॉज एफर्ट उतना नहीं लगाना चाहता कोई, मैंने सोचा मैं लगाता हूँ एफर्ट, क्या दिक्कत की बात है। भाई अगर किसी को एक सब्जेक्ट आता है उसने उसमें एक्स आर्स लगाए, तो किसी को 8 आते तो उसने उसमें 10x लगाए होंगे, क्योंकि 8 के पहले 8x लगाए होंगे, फिर 2x उस सबको रिटर्न करने के लिए हमेशा अलग से लगता है। लेकिन क्या जाता है, इसी बहाने सबका भला हो जाता है। देखिए 25-30 सवाल आने हैं आपके पेपर में, अब उसके लिए भी बच्चे को 4-4, 5-5, 6-6 टीचरों पे जाना पड़ता है। एंड बीच में उसका फोकस हट जाता है, कुछ तैयार हुआ कुछ नहीं हुआ, तो बच्चा भटकता ज़्यादा है, पढ़ता कम है। इसीलिए मैंने सोचा था कि जितने सब्जेक्ट्स में पढ़ा सकूँ वो सारे पढ़ाऊंगा। नोट कर लिया? यस मानसी, बट मैं आपको इसे याद करा दूंगा, बेफिक्र रहें। मैं ऑलमोस्ट सर्टेन हूँ कि आपको सब याद हो जाएगा अगले सेशन खत्म होने तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, लिख लीजिए। मैंडिबल इज द ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ द स्कल, ऑफ द स्कल। आप फटाफट नोट कीजिए।
याद करा दूंगा, चिंता मत करो, बस अभी नोट कर लो मेरे कहने से। अब पेन कॉपी छोड़ दोगे मेरे कहने से, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा कर दूं, मैं जानता हूं अभी तक कुछ समझ नहीं आया, पेन कॉपी छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स रहो मेरे कहने से, मुझे अपने तरीके पढ़ाने दो, ये पोर्शन मैं आपको सब कवर करा दूंगा, बच्चों वाली बातें हैं। अभी आ जाते हैं जी यहाँ पर। मैंने अभी तक जो आपको बताया है दोस्तों वो ये है कि ये जो इंसान आप अपने सामने देख रहे हैं, इसके शरीर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो ज़्यादा काम के हैं बाकी हिस्सों के कंपैरिजन में, जिसमें मेनली ये वाला पोर्शन काउंट होता है। ये हिस्सा जो है हमारा एक्सियल है, एक्सियल। और बाकी जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसे मैं आपके लिए दूसरे रंग से रंग देता हूँ, ये जो है ये अपेंडिकुलर है, अपेंडिकुलर, है ना। ऑब्वियसली नोट नहीं करना है, सिर्फ फोकस करना है। अब मैंने आपको बताया है क्या क्या हिस्से क्या क्या हैं, क्या मैं कह सकता हूँ ये जो है आपका एक्सियल के अंदर काउंट होगा, ये तीनों पोर्शन एक्सियल हैं और ये अपेंडिकुलर है। अब गर्डल्स पूछा गया था, गर्डल्स क्या होते हैं, देखो एक हिस्सा आप देखोगे, जो लिम्स होते हैं, जो हमारे पैर होते हैं, वो तो यहीं से शुरू होते हैं ना। हमने सुना है कि जो हमारी ये हड्डी होती है, थाई बोन है, इसके बाद नीचे, तो ये वाला पोर्शन आप देखो, क्या ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये हमारे एक्सियल को अपेंडिकुलर से नहीं जोड़ रहा, ये है वो गर्डल। तो एक गर्डल ये रहा, इसे पेल्विक गर्डल बोलेंगे। एक गर्डल इसी तरीके आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ये पेक्टोरल गर्डल है, इनके नाम क्या है, हड्डियों को क्या बोलते हैं, सब बता दिया जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इधर, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, जो पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पोर्शन हमारा जो है, ये वाला पोर्शन एक्सियल है, ये अपेंडिकुलर है। इसी तरीके ये बैक पोर्शन में ये आपका अपेंडिकुलर है, ये आपका एक्सियल है। आप गर्डल को भी शायद देख पा रहे होंगे, आप नोटिस करेंगे मैं नामों पे भी फोकस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है मैं उन्हें याद करा दूंगा। ये जो पिंक कलर का पोर्शन है ये अपेंडिकुलर है, जो व्हाइट कलर का पोर्शन है ये आपका एक्सियल है। थोड़ा सा नामों को देख लीजिए। आप शोल्डर के गर्डल आई होप समझ गए होंगे, अभी मैंने आपको बताया था, इसे आर्म बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन है हमारा। इसी तरीके आप नीचे आएंगे तो पेल्विक गर्डल है, ये हैंड हो गया, हैंड और आर्म में आप आई होप फर्क समझ गए होंगे। और लेग जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अक्षय आंसर यस है, बट सही समय आने पर इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का एक सपोर्टिंग फ्रेम है, जो मूवमेंट में मदद करता है, स्ट्रक्चर देता है बॉडी को और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। एक्सो दो तरीके का हमारा पोर्शन बनता है स्केलेटल सिस्टम में। एक एक्सोस्केलेटन होता है जिसमें हमारे बाल है, सींग है, नाखून है, विंग्स की जगह पे फेदर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे जो बर्ड्स वगैरह के फेदर्स होते हैं, इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और जो एंडोस्केलेटन है उसमें हमने देखा कि एक्सियल भी होता है, अपेंडिकुलर भी होता है। ये अक्षय जो आपने पूछा उसका आंसर आ गया। इसमें 80 हड्डी होती है, इसमें 126 हड्डी होती है, टोटल मिला के 206 आ जाती है, ठीक है। जल्दबाजी मत करिए, मैं जानता हूँ आप में से कई लोगों का मन होगा 80 126 लिख के 206 बना लूँ, रिलैक्स करिए, सब कुछ सही समय पे लिखवा दिया जाएगा। अभी के लिए मैं आगे चलता हूँ। क्या आप एक्सियल एक्सियल और अपेंडिकुलर में फर्क समझ पाए? मैंने इतनी सारी फोटोज इसलिए दिखाई हैं जिससे कि धीरे 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 आपके दिमाग में वो प्रिंट हो जाए। आगे चलते हैं, चलो ये आ जाए जी अपने स्कल की तरफ। अब आप फटाफट से देखिए, क्रेनियम और स्कल में फर्क आप समझ गए। स्कल में हमारे गाल भी आते हैं, इसमें जो पोर्शन में हम टोपी पहनते हैं उसे क्रेनियम बोला जाता है, ठीक है। क्रेनियम इसे बोला जाता है जो रंगीन है, बाकी पोर्शन को नहीं। अब एक बार नोटिस कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ इमेजिनेशन लगेगी। हमारा जो सर है उसमें एक हड्डी आगे की तरफ है ना, ऐसे महसूस करके देखो, कोई बीच में जॉइंट थोड़ी, एक सिंगल हड्डी है। यानी अगर मैं किसी इंसान को बनाऊंगा तो उसके सामने एक हड्डी होगी, यहाँ पर ऐसी एक पीछे की तरफ भी हड्डी होगी, बैक में भी एक हड्डी कहीं ना कहीं होगी। अब साइड में दो हड्डी होंगी ना, जिसमें छोटे छोटे छेद होंगे, छोटे छोटे छेद होंगे जिसमें कान लगे होंगे। एक हड्डी ये येलो वाली, एक ऐसी हड्डी उधर की तरफ। तो अगर मैं इनके इनकी गिनती लिखूं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये पहली हड्डी हमारी हो गई और ये दूसरी हड्डी हो गई पीछे की तरफ, एक आगे एक पीछे, दो साइडों में, यानी 3 और 4 में इसी को कह सकता हूँ। सोच के देखो, इसी तरीके ऊपर की तरफ भी दो हड्डी होती है, एक इस तरफ एक इस तरफ, दो हड्डियां होती हैं, तो मैं 5 और 6 इसे कह सकता हूँ। अब ये स्फेनॉइड और एथमॉइड आपको मैं अलग से समझाता हूँ। पहले आप इन सबको इमेजिन कीजिए, जो हमारे कान वाला पोर्शन है वो दो हड्डी, ऊपर वाले पोर्शन पे दो हड्डी, एक सामने एक पीछे, हमारी 6 हड्डियां तैयार हो गई। अब एथमॉइड जो है और स्फेनॉइड है, इसे मैं आपको अलग डायग्राम से समझाता हूँ। प्लीज, क्या आप एथमॉइड को समझ पाए हैं? एथमॉइड ये ना एक्चुअली देखने में थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज 2D डायग्राम में 3D चीज समझने वाली बात है। एक ही हड्डी होती है, इधर से उधर की तरफ जाती है। जी हाँ आस्था, आपने अच्छी चीज, आशा आपने सही लिखा है, बिल्कुल सही, अच्छा आपने इमेजिन करा है चीजों को। स्फेनॉइड और एथमॉइड एक एक हड्डी होती है, दो दो नहीं होती है, और ये हमारी आंखों के पास होती है। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? क्या पैराइटल, क्या ऑसिपिटल, क्या फ्रंटल, आप समझ पाए? देखो ऑसिपिटल शब्द ना आई से जुड़ा है, आंखों से जुड़ा है। तभी जब किसी को आंखों में दर्द होता है तो उसे डॉक्टर कहता है तुम्हें ऑसिपिटल माइग्रेन है। जैसे मुझे एक बार एक डॉक्टर ने कहा था कि मुझे फोटोफोबिक माइग्रेन और ऑक्सीपिटल माइग्रेन है। क्यों कहा था? बिकॉज जब मैं धूप में जाता था तो मुझे वो दिक्कत महसूस होती थी अचानक, या टेम्परेचर चेंज के समय मुझे हेडेक होता था इस पोर्शन में, पीछे वाले पोर्शन में, तो उन्होंने कहा था कि आपको ऑक्सीपिटल माइग्रेन है। पॉइंट आप समझ पा रहे हैं? ऑक्सीपिटल मीन्स समथिंग रिलेटेड टू द आई, बिकॉज हमारी आंखें अंदर से इससे ही कनेक्टेड होती हैं।
फ्रंटल फ्रंट में है जी, इससे सिंपल तो क्या ही हो सकता है, ऊपर की तरफ पैराइटल है और जहाँ हम हेडफोन लगाते हैं ये पोर्शन जो है आपका टेम्पोरल होता है, ठीक है। ऑल गुड यहाँ तक। अब आ जाते हैं थोड़ा जबड़े की तरफ। देखो, एक होता है मैक्सिला इस तरफ, एक होता है इस तरफ, बीच में आप डिवाइड कीजिए, एक मैक्सिला इस तरफ है, एक मैक्सिला इस तरफ है। क्या बात को आप समझ पाए? एक मैक्सिला इधर है, एक मैक्सिला इधर है, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है सिंगल पोर्शन है, इसे मैंडिबल बोलते हैं। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूवेबल कौन सा है। नाम में देखो, मूवेबल मैंडिबल मैच हो रहा है। पीछे की तरफ देखो, मूवेबल मैंडिबल, यानी ये पोर्शन मूवेबल है, ठीक है। जो जबड़े का ये वाला हिस्सा है, ये एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो मूव कर सकता है, बाकी हिस्सा मूव नहीं कर सकता। यहाँ तक ऑल गुड है। आपको थोड़ा थोड़ा नाम समझ में आ रहा है चीजों का। तो हमने देखा जबड़े में 3 हड्डी, 2 मैक्सिला, 1 मैंडिबल। अभी रुकते नहीं है, चलते रहते हैं आगे। ये हड्डी आप ध्यान से देखिए, ये वाली वाइट वाली हड्डी। बॉक्सिंग में यही हड्डी पे पंच लगने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं ना यहाँ पर। इसको बोलते हैं जाइगोमैटिक बोन। एक इस तरफ छू के देखिएगा हल्का ना, इस जगह पे उठा हुआ पोर्शन आपको दिखेगा, एग्जैक्टली यहाँ जहाँ आपकी आंख खत्म होती है उसके ठीक नीचे। यहाँ पर करूंगा मनीषा, चिंता मत करो। जो गाल वाली हड्डी है, हल्का सा उठा हुआ पोर्शन आपको महसूस होगा यहाँ पर, ये जाइगोमैटिक बोन है आपकी, ठीक है। आई होप जाइगोमैटिक बोन और यहाँ इनमें फर्क समझ पाए होंगे। यहाँ पर आपको मैक्सिला देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर जाइगोमैटिक है, तो दोनों अलग अलग है। अब समझ गए फाइब्रस जॉइंट क्यों है? बिकॉज ये भली अलग अलग हड्डियां हैं बट मूव नहीं कर रही हैं, ये अड़ी हुई हैं आपस में बुरे तरीके, ये मूव नहीं कर सकती। आगे चलते हैं, आ जाते हैं जी आगे। स्पेनॉइड एथनॉइड मैं जानता हूँ बच्चों को समझ नहीं आती, इसलिए मैं फोटो आपके लिए ऐड करके लेके आया हूँ। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए, क्या आप यहाँ पर लैक्रिमल को ध्यान से देख पा रहे हैं? पहले मैं देखता हूँ आपको दो कौन से नाम नहीं समझ आए। एथनॉइड स्पेनॉइड नहीं आया ना? क्या आप स्पेनॉइड को देख पा रहे हैं? यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से। अब आपका काम ज्यादा है, मेरा काम कम है। क्या पैलेटाइन देख पा रहे हैं आप? आराम से ऑब्जर्व कीजिए, अपने नोट्स को कंपेयर कीजिए इससे और ऑब्जर्व कीजिए कौन सी हड्डी कहाँ पर है। ये एक ही हड्डी है दोस्तों, मैक्सिला लिखा है, इसका मतलब ये एक ही हड्डी है, अंदर बाहर दोनों तरफ। थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो आराम से। बाकी नामों को छोड़ दो, ये मार्जिन पार्जन अपने लिए अभी के लिए काम के नहीं है, अननेसेसरी परेशान करने वाली बात है, इन सबको छोड़ दो अभी। ये भी छोड़ दो बस। स्पेनॉइड, एथमॉइड, ये सब हड्डियों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। आपको इंफ्रानेजल नेजल थोड़ा थोड़ा समझ आया? नेजल हड्डी समझ आई, नेजल ऊपर की तरफ है, इंफ्रा नेजल इसी में अंदर की तरफ होगी, पीछे की तरफ। नेजल मतलब नाक से जुड़ी हड्डी है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। You should attend this batch, Karthik, because sessions will be added in this batch. Okay, this is an ongoing batch, so I'll keep adding the sessions as and when needed. आपको अब बताइए ऑब्जर्व करके कि आपको ये समझ आ गया? कहाँ गया मेरा दोस्त? ये क्रेनियम की 8 हड्डियां आपको समझ आ गई? मेरे को रिक्वायरमेंट है ही नहीं कि आपको एग्जैक्ट मार्क थोड़ी कर दिए पेपर में, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये क्रेनियम में है। एसएससी इतना ही मांगेगा, मैंने तो फिर भी आपको एग्जैक्ट दिखा दी कि आपको फेशियल में नेजल, इंफ्रानेजल, नेजल ऊपर की तरफ है, उसी के पीछे अंदर की तरफ इंफ्रानेजल होती है। वॉमर अभी तक नहीं आई होगी समझ, वॉमर आपको अलग से बताऊंगा मैं। लैक्रिमल पैलेटाइन भी आ गया होगा, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल सब आ गया होगा। इसे छोड़ के सब समझ आ गया तो हम सही जा रहे हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, रुकिए जरा। लैक्रिमल आप एक बार देख लीजिए जब तक मैं आपके लिए कुछ अपलोड कर रहा हूँ। एक्चुअली वॉर्मर बोन ढूंढना ही बड़ा मुश्किल काम है, बहुत पीछे की तरफ होती है वो। मैं एक फोटो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, उसी से आप समझ पाएंगे। देखिए, क्या थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर पाया वॉर्मर बोन को? अभी मजा नहीं आया? हल्का बहुत आइडिया आपने लगा लिया होगा, लेकिन मजा तो अभी नहीं आया, अभी भी काम ही चला है बस। इसमें और डिटेल में आपको एथमॉइड ये सब दिखेंगे, बट वॉर्मर में अभी भी मजा नहीं आया यार। देखो वॉर्मर यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा, पीछे की तरफ बीच में है। अभी भी एग्जैक्ट लोकेशन आएगी तीसरी फोटो में समझ। अब बताओ, अब समझे, ये टॉप व्यू है चीजों का, ये है वो एग्जैक्ट फोटो जिसे देखने के बाद चीजें क्लियर होंगी। टॉप व्यू भी किसी के सिर को ऊपर से खोला, उसमें झांका,
दिमाग तो है नहीं, तो सीधा आप जो है वॉर्मर बोन को देख पाएंगे। चलें आगे। चलो, क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि आपको इतनी हड्डियां याद हो गई हैं? 29 बोन्स, अभी हायर्ड बोन नहीं बताया, 28 याद हो गई हैं? ठीक है, आज स्लाइड्स में आगे पीछे भागने का काम काफ़ी ज़्यादा है, ऐसी याद हो गई। ईयर की हड्डियां तो अभी मैंने पढ़ाई नहीं, ऐसी हाँ पे हाँ करते हैं लोग, पापी लोग। देखो, फेशियल बोन्स में भी हम ईयर को भी तो पढ़ेंगे ना। 3 है मैलियस, इनकस, स्टेप्स, ये 3 हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम ईयर को भी आगे चल के पढ़ेंगे, कोई बात नहीं शेखर, बस ये याद हो गया ना कि इस पोर्शन में इतना काफ़ी है आपके पेपर के लिए, ठीक है। चिंता मत करो, मैं ऑलरेडी लेवल को काफ़ी हाई लेके चल रहा हूँ, तो बस आपको ये पहचानना है अप्रॉक्सीमेट लोकेशन क्या है। मैलियस, इनकस और स्टेप्स, सिंपल सी बात है। इसके अंदर कोई हड्डी नहीं होती है, जो बाहर की तरफ पोर्शन है इसमें कोई हड्डी नहीं होती, इसमें कार्टिलेज होता है, तभी आप इसे आराम से मोड़ भी सकते हैं। इसके अंदर की तरफ जब आप जाओगे तो वहां पर 3 हड्डियां देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली मैलियस है, फिर इनकस है, फिर स्टेप्स है, ठीक है। अब इसके कई जुगाड़ हो सकते हैं, आपको बाहर से अंदर की तरफ इसे याद रखना है, मैं तो कहूँगा सिंपल तरीके याद कर लो, बट ऐसे आप अपने मेंस के पेपर के रूप में याद कर सकते हो, भाई सबसे पहले मैलियस है, फिर इनकस है, फिर स्टेप्स है, बट मैं कहूँगा सिंपल तरीके पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा। पर्दा इसमें आपको नहीं दिखेगा बिकॉज हड्डियां पढ़ रहे हैं, पर्दा एक मेम्ब्रेन है मनीष, जो कि आपको अलग से टॉपिक में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछे बाहर से अंदर की तरफ, आप इस तरीके ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे, इसे बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे आगे चल के, मैं समझता हूँ रितेश। आप एक बार बेटा इंटरनेट पे थोड़ा सा मेहनत आपकी लगेगी, मैं जानता हूँ, बट आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हायर्ड बोन इमेजिन कर पा रहे हैं आप? यहाँ पर है हमारी जो जीभ है, वो जिस चीज के ऊपर टिकी हुई है वो हायर्ड बोन है। यानी अगर मैं किसी की जीभ ऐसे बना देता हूँ तो जिस चीज के ऊपर ये टिकी हुई है, ये हायर्ड बोन है, ठीक है जी। सो ही गया है तो फोटो वाला बंदा, नहीं कब से ही ऐसे बेचारा है, कई साल हो गए इसे ऐसे, मर भी सकता है, मतलब क्या पता बाकी। चलो आगे चलते हैं। मैंने आपको 29 बोन्स तैयार करा दी, क्या मैं ऐसी उम्मीद करूं कि आपको 29 बोन्स याद हो चुकी हैं? थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसी स्लाइड के अगली स्लाइड पे कंटेंट को लिखता हूं मैं आपके लिए। चलिए, रुकिए जरा। डाउट्स कितने हैं दोस्तों? ज़्यादा नहीं है। चलो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिब केज की। रिब केज का काम है प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स, हार्ट, किडनी एटसेट्रा, पैनक्रियास, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। और इसमें जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो याद रखेंगे, वो है 24, और 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं। और इसमें मैं एक +1 करना चाहूँगा आपके लिए, वो बता देता हूँ क्या है। वो है स्टर्नम। स्टर्नम, जो सेंट्रल बोन ऑफ रिबकेज होती है वो स्टर्नम के नाम से जानी जाती है, सेंट्रल बोन ऑफ रिबकेज। अब देखिए रिबकेज के जो 12 जोड़े हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें 7-3-2 का खेल चलता है, जी हाँ। रिबकेज में जो 12 पेयर हैं, इसमें 7 पेयर ऐसे हैं जो ट्रू रिब्स के नाम से जाने जाते हैं, लिख लीजिए फटाफट। 7 पेयर जो है वो ट्रू रिब्स हैं। फिर से अभी नोट्स बनवा रहा हूँ, बाकी आगे चल के आपको इनकी फोटोज से समझा दूंगा। फॉल्स रिब्स हैं, और 2 पेयर जो है वो फ्लोटिंग रिब्स हैं। ये ध्यान रखना, अगर वो रिब्स पूछेगा तो 4 आंसर देंगे, अगर वो पेयर पूछेगा तो 2 आंसर देंगे। मतलब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, पेयर पूछ रहा है या फिर बोन्स पूछ रहा है। बोन्स के केस में आंसर इसका डबल आएगा। करा जी नोट आपने?
अब मैं आपको फोटोज से समझा देता हूँ ये फ्लोटिंग फॉल्स वगैरह का क्या मतलब है। जरा देखिए, सबसे पहले आप इस पेज को देखिए, इस पे लिखा है रिब केज का काम क्या है, ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग, ये सब आपके नोट्स में लिखवा दिया है। जो स्टर्नम है उसे ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, चाहे तो स्टर्नम के साथ आप नोट कर सकते हो, जो कि आपको सेंटर में यहाँ पर देखने को मिलती है। आप ऐसे नोटिस करेंगे ये वाला जो पोर्शन है सेंटर, आप इसे टच करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्टर्नम जो है मिल जाएगा। तो ये लेफ्ट पोर्शन ऑफ द रिब को राइट पोर्शन ऑफ द रिब से कनेक्ट करता है। अब अगर आप फोटो को ध्यान से देखेंगे तो कुछ हड्डियां आपको ऐसी दिखेंगी जो डायरेक्टली इसी से निकल रही हैं, जैसे कि ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ऐसे करके कुछ हड्डियां आपको ऐसी यहाँ पर ये 3 जोड़े दिख रहे हैं जो कि डायरेक्टली इसमें नहीं जुड़े हुए, ये अपने से ऊपर वाली रिब में जुड़े हैं। क्या आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? यानी ये स्टर्नम से नहीं जुड़े हुए, ये आखिरी रिब से जुड़े हुए हैं। तो जो डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं दोस्तों वो हैं ट्रू रिब्स, और जो 3 ऐसे जोड़े हैं जो कि आखिरी रिब से जुड़े हैं, फॉल्स रिब्स हैं। और पीछे की तरफ आपको यहाँ पर एक डंडी देखने को मिल रही होगी, एक और डंडी यहाँ पर मान लीजिए, ये है फ्लोटिंग रिब्स, यानी ये आगे से कनेक्टेड ही नहीं है। अब डायग्राम में मजा नहीं आया, इस डायग्राम को ध्यान से देखें। 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा थोड़ा मजा आया होगा, अभी बहुत नहीं आया। इसे देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या आपको 7 रिब्स दिख पाई? ये ट्रू रिब्स। उसके बाद क्या आपको यहाँ पे 3 फॉल्स रिब्स दिख पाई? ये फॉल्स हैं। पीछे की तरफ भी शायद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको फ्लोटिंग रिब्स देखने को मिल रही है। एक और डंडी वैसे तो दिख नहीं रही है क्लियरली, बट मैं बना देता हूँ यहाँ पर। फ्लोटिंग वाली नहीं दिख रही बिकॉज वो पीछे की तरफ होती है। अब देखिए आपको फ्लोटिंग रिब्स, मैंने आपको ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग तीनों समझा दिया है। कंफर्म कीजिए। अब आ जाते हैं जी बैक पोर्शन ऑफ दिस रिब केज के ऊपर। ये जो पीछे देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी है, इसके नोट्स बाद में बनवाऊंगा, पहले इसे समझा देता हूँ। नोट्स बाद में, पहले समझ लेते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम होता है, यानी जो हमारी रीढ़ होती है, उसमें क्या क्या हिस्सा आता है? क्या उसमें नेक आता है हमारी? जी हाँ, बिल्कुल, गर्दन वाला हिस्सा आता है। तो यहाँ से शुरू हो जाता है और हमारी लोअर बैक तक जाता है। यहाँ पे टोटल 7 बोन्स होती है। उसके बाद आपको याद है ना, आगे की तरफ से हमारे रिब्स आ रही थी, याद होगा शायद आपको। हमारे पास रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर। तो अगली 12 हड्डी जो है वो हमारी बैक की हड्डी हो गई। ये जो नेक वाली हड्डियां हैं इन्हें हम सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल बोन्स। उसके बाद जो 12 है वो थोरैसिक बोन्स होती हैं। सब नोट कराऊंगा, चिंता मत करना, पहले एक बार समझ लो, ठीक है। यानी अगर मैं आपको बैक दिखाता हूँ किसी की, तो ये गर्दन की जो 7 हड्डियां इन्हें सर्वाइकल बोन्स बोला जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इमेजिन कर लो, ये सर्वाइकल बोन्स है, ठीक है। उसके बाद जो 12 हड्डियां इसके लिए रखी गई थी कि रिब आके उससे कनेक्ट हो, उन्हें थोरैसिक बोन्स बोला जाता है। तो 7 और 12 आप सबको समझ आ गए यहाँ तक। उसके बाद आता है लोअर बैक वाला हिस्सा, जिसमें पेन रहता है लोगों के, बिकॉज इस पे काफी ज्यादा लोड पड़ता है। इसे लंबार कर्व बोलते हैं, लंबार कर्व। उसके बाद आता है सैक्रम। उसके बाद एक आता है कॉर्डल। अभी उस तरफ नहीं जाते, थोड़ा थोड़ा आप समझ पाए? आपको मैंने यहाँ 4 नाम दिखाए हैं, एक और फोटो में आपको दिखाता हूँ। क्या आप इस समय सर्वाइकल थोरैसिक को समझ पाए? थोरैसिक का काम मेनली रिब्स के लिए अवेलेबल रहना है और कुछ भी नहीं। उसके बाद लंबार, सैक्रम और कॉर्डल, CAUDAL। यानी जो छोटा बच्चा होता है, जो इन्फेंट या बेबी होता है, चाइल्ड होता है, उसके बाद 7 बोन्स होती हैं सर्वाइकल की, 12 होती हैं थोरैसिक की, उसके बाद 5 बोन्स होती हैं लंबार की, उसके बाद उस पे 5 बोन्स होती हैं सैक्रम की, और उसके पास 4 बोन्स होती हैं कॉर्डल की। तो टोटल दोस्तों एक बच्चे के पास कितनी रिब्स होती हैं? टोटल करेंगे 36 आएगा, करके देख सकते हैं। 7 12 19 29 और 4 33। क्या बात को आप समझ पाए? लेकिन जब इंसान बड़ा होता है तो क्या इस पोर्शन पे लोड पड़ेगा? उसका वजन बढ़ता जा रहा है, वो खाता जा रहा है चिल्ली पोटैटो, तो उसके शरीर पे लोड पड़ेगा। और क्योंकि छोटी छोटी हड्डियां होती है तो समय के साथ साथ ये मर्ज हो जाती हैं, ये एक हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं। तो सैक्रम में 5 की जगह 1 ही हड्डी बचती है, कॉर्डल में भी 5 की जगह 1 ही हड्डी बचती है, बाकी लंबार की 5 5 हैं और 12 12 हैं और 7 7 हैं। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे तो 26 निकल के आएगा। करके देख सकते हैं, 7 12 19 5 24 और 26। यानी एक एडल्ट के अंदर जो हड्डियां होती हैं बैक में, वो होती है 26। क्या आपको ये बात समझ आ गई दोस्तों? चलते हैं जी आगे आपके नोट्स वाले पेज पे। अब बनवा रहा हूं मैं आपके इसके नोट्स। देखो दोस्तों, मैंने आपके रिबकेज के नोट्स तो बनवा दिए। अब आप उसमें लिखिए वर्टेब्रल कॉलम, वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे सर्वाइकल, ऐसे डैश बना के, ऊपर लिखिए चाइल्ड और यहाँ लिखिए एडल्ट, ठीक है। यहाँ लिखे 7, यहाँ पे भी लिखे 7। उसके बाद लिखे थोरैसिक 12
और 12। उसके बाद लिखेंगे लंबार 5 और 5, सैक्रम 5 और 1, और कॉर्डल 4 और 1। इस एक को कॉक्सिक्स के नाम से जाना जाता है, COCCYX। तो अगर आप इधर टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 33, और इधर टोटल करेंगे तो आ जाएगा 26। COCCYX लिखा है मैंने वहां पर। हाँ, LUMBAR है। आप इंटरनेट पे देखेंगे बैक पेन के पिलोज वगैरह, तो उसमें लंबार करके दिखाएगा वो आपको, LUMBAR। नहीं नहीं, ये सिंगल सिंगल है कौशिक। नहीं, स्प्रूस उसमें ना 4 हड्डियां अलग अलग से होती है, जिसे जो बाद में मर्ज हो जाती है, उसे कॉक्सिक्स यानी टेल बोन बोला जाता है। यही वो टेल बोन है जो बिल्कुल आखिर में, कई बार होता है ना, आप बहुत लंबे समय के लिए बैठे हैं, आपको पेन महसूस होता है, बिल्कुल आपका जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके लास्ट में, वो इसी बोन के अंदर पेन होता है। CAUDAL लिखा है और इधर लिखा है COCCYX। क्या दोस्तों यहाँ तक की बात आप सबको समझ में आई है? हाँ, एक बोन तो बचेगा ना स्टबन। आप सोच के देखो, 4 मर्ज हुई है लेकिन एक तो बनेगी उससे। आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, आप आराम से ऑब्जर्व करो डायग्राम के अंदर जो भी आपने ऑब्जर्व करना है। आप समझ पाए हैं? ये एडल्ट वाला डायग्राम है। जी हाँ, अभी इसका कोई काम नहीं है मनोज हमारे शरीर में दर्द देने के अलावा। ठीक है, समझ गए आप लोग? एक क्विक रिवीजन हो जाए यहाँ तक के कंटेंट का। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पेन कॉपी आप छोड़ दो। देखो समझो, देखिए हमारा ना जो है एवोल्यूशन हुआ है। चल, तो पहले जब हम बंदर हुआ करते थे तब पूंछ निकलती थी यहाँ से। अब बंदर हम नहीं है लेकिन ये हड्डी वहां पर है बस, तो बस ऐसी ही बैठी हुई है। ऐसी कुछ ऑर्गन्स और है, विजडम टूथ का कोई काम नहीं है क्योंकि पहले हम कच्चा खाना खाते थे, पका हुआ खाते हैं। अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है बिकॉज अगेन हम पहले जो है सेल्यूलोस वगैरह खा लेते थे, अब नहीं खाते। तो हो सकता है आज से कुछ समय के बाद ये टेलबोन आना ही बंद हो जाए। चलो समझते हैं दोस्तों, मैंने आपको ये पढ़ाया है कि हमारे पास जो हमारा स्कल वाला पोर्शन है, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि टोटल जो है हमारे पास 8 हड्डियां होती है क्रेनियम में। पेन कॉपी आप छोड़ दीजिए, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड एक अलग चीज होती है नेहा, वो हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, ठीक है। 8 हड्डी हमने पढ़ी है क्रेनियम में, जिसके अंदर हमने एक हड्डी सामने की तरफ फ्रंटल पढ़ी, याद है ना आपको। और उसके बाद 2 हड्डी हमने पैराइटल पढ़ी, नोट नहीं करना सिर्फ सुनना है। एक हड्डी हमने ऑसिपिटल पढ़ी, 2 हड्डी हमने टेम्पोरल पढ़ी, और उसके बाद एक हड्डी हमने एथमॉइड, एक हड्डी हमने स्फेनॉइड पढ़ी। क्या यहाँ तक की बात आपको याद है? हमने 8 हड्डी अपने क्रेनियम में पढ़ी, जिसके अंदर हमने इस तरीके से हड्डियां पढ़ी। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है टोटल 14 हड्डी ऐसी है जो हमने कहाँ पे पढ़ी? फेस के अंदर पढ़ी। ये कौन कौन सी है? इसमें 2 हड्डी जो है वो जाइगोमैटिक बोन है, 2 हड्डी जो है वो मैक्सिला है, एक हड्डी जो है मैंडिबल है, 2 हड्डी जो है लैक्रिमल है, 2 हड्डी पैलेटाइन है, और 2 हड्डी नेजल है, 2 हड्डी इंफ्रानेजल है, एक हड्डी वॉमर है। 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, और 14 हड्डी हमारी तैयार हो गई। जिसमें ये वाली हड्डी हमने देखी है जबड़े की है, ये वाली गाल से ऊपर के वाले हिस्से की है, ये वाली हड्डी आंखों की है, और ये वाली हड्डी नोज की है। ये नोज है, ये आई है, ये जॉ है, और ये चीक है। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर जो है 6 हड्डी पड़ी ईयर के अंदर, 2 इंटू मैलियस, 2 इंटू इनकस, 2 इंटू स्टेप्स। एक हड्डी हमने अलग से हायोइड बोन पढ़ा। तो क्या आपको यहाँ तक 29 बोन्स आपकी तैयार हो गई हैं? इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारा रिब केज है दोस्तों, उसके अंदर जो है टोटल आपको 24 हड्डी देखने को मिलती है, और एक हड्डी आपको सेंटर में देखने को मिलती है जिसे ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको वर्टेब्रल कॉलम पढ़ाया, और उसमें मैंने आपको 7 हड्डी सर्वाइकल, 12 हड्डी थोरैसिक, 5 हड्डी लंबार, एक हड्डी सैक्रम, एक हड्डी कॉर्डल पढ़ाया, जिसका टोटल 26 आ गया। ईयर वाले के नोट्स बनवा देता हूँ, ठीक है। पहले ये बताओ, ये समझ आया आपको? ठीक है, आ गया तो बहुत बढ़िया। एक बार क्या ये पूरा एक्सियल सिमट गया? इमेजिन करो, एक्सियल में तो हमने यही पढ़ा है बस। तो क्या मैं कह सकता हूँ 29 प्लस 25 प्लस 26, चेक करना कितना आया? 80 आ गया जी। तो हमारा एक्सियल पोर्शन तैयार हो गया। ईयर के नोट्स बनवा देता हूँ। एक बार दोबारा लिखिए, कुछ एक करके कमेंट आया था ऊपर। अब आप क्या करो, ईयर के नोट्स अपने ऐड कर लो यहाँ पर कहीं पर, मैंडिबल के बाद ऐड कर लो। मैं मैंडिबल के बाद बना देता हूँ ईयर के नोट्स। टोटल 6 बोन्स हैं, जिसके अंदर 2 मैलियस, 2 इनकस, और 2 स्टेप्स आती हैं, जिसमें ये जो है स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी है।
नहीं शेखर, स्टर्नम बिल्कुल आगे है और वर्टेब्रल कॉलम पीछे है, यानी सामने स्टर्नम है और पीछे की तरफ वर्टेब्रल कॉलम है और जो साथ में पिंजरा बना हुआ है वो रिबकेज है। समझ गए आप? स्टर्नम फ्रंट पोर्शन है, वर्टेब्रल कॉलम बैक पोर्शन है। चलें आगे दोस्तों। इनकस, INCUS लिखा है। अभी फ्लो में इस पूरे चैप्टर को निपटा दें, ये वाले पोर्शन को। ये स्पनल शेप होती है ईयर के आउटर पोर्शन की, और रितेश ये जो बाहर वाला पोर्शन है। यस सतोशी होते हैं नाम, बट मुझे नहीं लगता वो इंपॉर्टेंट है। T1 T2 इस तरीके से बोलते हैं, बट मुझे नहीं लगता वो काम के हैं। चलिए थोड़ा सा और पढ़ाते हैं ना, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ। हाथों की बात कर लेते हैं। देखो अगर एक इंसान मैं आपके सामने बना देता हूँ तो इसका हाथ थोड़ा सा इमेजिन करें। ये पोर्शन आया, ये पोर्शन आया, ये एल्बो आ गई, एल्बो। अरे अब सीख ही लो ना, आ जाओ फटाफट इधर। अब कुछ सुबह से कुछ पढ़ाई थोड़ी करी है अभी। ये आ गया, यहाँ पर कलाई हो गया। उसके बाद ये कलाई के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 करके हिस्से आते हैं, 5 ऐसे आए। यहाँ से अंगूठा निकला, यहाँ पे 4 उंगलियां आ गई आपकी। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? अरे कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल है। मेरी भी स्पेशल है प्रियांशु, चिंता मत करो, मैं भी आऊंगा। ये शोल्डर है। उसके बाद यहाँ पर ये एक हड्डी है, ये हड्डी आपके सामने यहाँ ये दिख रही है ना, ये एल्बो है। ये हाथ है, जी हाँ आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा समझ पा रहे हैं? ऐसे आप इमेजिन कर लीजिए, मेरा हाथ शायद आपको ना दिखे, छोटा हाथ है शायद मेरा, नहीं दिखेगा आपको स्क्रीन पर। ठीक है, डरावना लग रहा है ऐसे देखने में, अपना इमेजिन कर लेना। उम्मीद है हाथ होगा तभी नोट्स बना रहे हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये पोर्शन एक हो गया। उसके बाद एल्बो में कोई हड्डी नहीं होती है, यहाँ पर 2 हड्डी होती है। उसके बाद यहाँ कलाई वाले हिस्से में 8 हड्डी होती है। उसके बाद यहाँ पर जो है 5 हड्डी होती है। उसके बाद आगे हड्डी होती है। देखो मैं समझाता हूँ। क्या मैं कह दूँ एक हड्डी यहाँ पर है? आराम आराम से समझते हैं, कंटेंट को भगाऊंगा नहीं, अच्छे से पढ़ाऊंगा। एल्बो में ना कोई अलग से हड्डी नहीं होती, घुटने में तो पैटेला होती है, एल्बो में कोई अलग से हड्डी नहीं होती। 2 हड्डियां यहाँ पर है, एक ये जिसे रेडियस बोलते हैं, एक ये जिसे अल्ना बोलते हैं। कलाई में होती हैं 8 हड्डियां, 5 हड्डियां यहाँ पर होती हैं। ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये 1 2 3 4 5 करके यहाँ पर 5 हड्डियां होती हैं। उसके बाद अंगूठे में 2 हड्डी होती है, 3 हड्डी पहली उंगली, 3 दूसरी, 3 तीसरी, 3 चौथी। तो टोटल हड्डियां एक बार गिने जरा, 1 और 1 ये है, 1 ये है, 3 और 8 11 और 5 16 और 2 18 और 12 30 30। अब यहाँ पर क्या होता है ना, एक काम करो दोस्तों, ये मैं पूरा समझा देता हूँ आज, नोट्स कल बनवा दूंगा, समझ जाओगे, क्योंकि अभी समझना मोर इंपॉर्टेंट है। समझ लेते हैं आज, लिखने वाला बोरिंग काम कल कर लेंगे। ठीक है, फिर मेरे साथ बैठे रहो, 10 मिनट अच्छे से समझ के जाओ। यहाँ पर क्या होता है ना, ये वाला पोर्शन, ये हमारा, यहाँ पर एक हड्डी होती है, ये वाला पोर्शन आप छू के देखो, आपको एक हड्डी यहाँ पे महसूस होगी। ऐसी एक पीछे की तरफ हड्डी होती है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके ब्लेड जैसी देखने को मिलती है। तो क्या एक हड्डी ये भी हो गई, एक हड्डी ये भी हो गई? बताओ जरा, पक्का? ये आपको मैं फोटो से समझाता हूँ थोड़ा सा। नोट्स कल बनाएंगे, बोरिंग काम कल करेंगे, आज मजेदार काम कर लेते हैं, रुको जरा। और भी फोटोज हैं, जैसे गर्दन की हड्डियों के हैं, ये थोरासिक के हैं, ये जो बच्चा चाहे पढ़ सकता है। अपेंडिकुलर पोर्शन में, जी हाँ प्रियांशु आप सही कह रहे हैं, इसमें 2 लिम्स आते हैं, हैंड लेग्स के, और 2 गर्डल्स आते हैं। क्या जो प्रियांशु लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि सर ये तो गर्डल है, तो क्या मैं कह सकता हूँ पेक्टोरल गर्डल में 2 हड्डियां होंगी और वो दोनों तरफ होंगी? इसके साथ क्या हमने हैंड में 30 बोन्स गिनी थी? या 31 गिनी थी? 30 गिनी थी ना, तो ये भी दोनों तरफ हो गई। तो क्या यहाँ पे 60 नंबर बन गया? अभी के लिए इसे होल्ड पे छोड़ देते हैं, जरा आगे आ जाओ फटाफट से, इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। ये तो है हमारा हैंड। अब बात कर लेते हैं जी लेग की। जो हमारा पैर होता है, सब समझाऊंगा, आंसर आपके सवाल का वैसे ही ऐसे। हमारा जो पैर होता है वो भी तो ऐसे ही शुरू होता है, हिप रीजन से शुरू होता है। वहां पर भी एक हड्डी आती है जिसका नाम फीमर होता है, थाई बोन है, ये हमारा थाई वाला हिस्सा है। मैं देख लूंगा, चल अगर कुछ ऊपर नीचे लिखा होगा तो करेक्ट कर दूंगा, अभी के लिए आप यहाँ फोकस करो। क्या इसके ऊपर भी एक कटोरी होती है जिसका नाम पैटेला है, नी कैप है? इसके बाद यहाँ पर भी 2 हड्डी आती है दोस्तों, जिनमें एक का नाम टिबिया है और एक का नाम फिब्यूला है। तो एक फिब्यूला है, एक टिबिया है।
उसके बाद यहाँ पे एंकल वाला हिस्सा आ गया आपका, यहाँ पर होती हैं 7 हड्डियां, इन्हें टार्सल्स बोला जाता है, टार्सल्स नोट करा दूंगा सही समय आने पे। फिर तो वो सेम ही नहीं हो गया, 5 यहाँ पर आएंगी, सोचो 5। उसके बाद अंगूठे की 2 हड्डी। बचपन में मुझे लगता था मेरे हाथ में ही कोई दिक्कत है, बाकी सब हाथ पे पता नहीं स्कूल में 15 गिनते रहते थे, और मेरे को 14 ही मिलते थे। 4 मतलब 4 के 3 सेट और 2, तो जबरदस्ती कहते थे नहीं नहीं बेटा तुम भी 3 ही गिन लो इस पे। बाद में पता लगा सबका यही हाल है। यहाँ पर क्या मैं कह सकता हूँ, 3 3 3 3। बताओ इसका टोटल करें फटाफट। एक हो गया हमारे पास फीमर, एक हो गया पैटेला, एक हो गया फिब्यूला, एक हो गया टिबिया, 7 हो गए टार्सल। कुछ भी नोट नहीं करना है आपकी क्लास में, बस सुनते जाइए। 5 हो गए मेटाटार्सल बोलते हैं इन्हें, कल नोट करा दूंगा। मेटाटार्सल 5, और फैलेंजेस बोलते हैं उंगलियों के हिस्से को, ये हो गए 14। टोटल मारो जरा फटाफट। 14 5 19 26 27 28 29 30। यार इस बार भी 30 आए हैं, कुछ रह गया लग रहा है मुझे, मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। 30 प्लस, क्या यहाँ पर भी एक आपने अजीबोगरीब ऐसा कुछ देखा था फोटो में, याद होगा आपको, ये गर्डल वही वाला अपना पेल्विक वाला। तो क्या मैं उस पेज पे वापस जाके, रुको जरा, कहाँ गया मेरा दोस्त, क्या मैं यहाँ पे 4 लिख दूं पहले तो। अब लो इसमें मैं 30 इंटू 2 60 लिख दूं, यहाँ पर मैं 1 इंटू 2 लिख दूं, यानी 2। टोटल करना, अच्छा ठीक है चल। और पिछले पेज पे हमने देखी थी 80 एक्सियल की, 206 हड्डियां तैयार। मतलब इतना मुश्किल है नहीं, लोगों को लगता है कि 206 अलग अलग नाम होंगे। फैलेंजेस ने कितना साथ दिया, देखो 14 14 करके आपने वही फटाफट गिन ली। भाई हमारे शरीर में 56 तो फैलेंजेस ही हो गई। ऐसे टार्सल्स मेटाटार्सल्स तो टाइप्स ऑफ बोन्स बहुत कम है, बस वो गिनती एक अच्छा खासा नंबर है 206। आप समझे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको एक बार रीकैप देता हूँ चीज़ों का, ध्यान से सुनना। क्या मैं आप सभी के जीवन के 3 मिनट ले सकता हूँ, 100% फोकस वाले? इसमें कमेंट सेक्शन खाली रखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपकी भलाई है इसमें। चलिए शुरू करते हैं खेला। वो कहाँ गया हमारा रिश्तेदार, ये रहा। अब ये हटा दूं, एक्सियल अपेंडिकुलर पे बच्चों वाली बात हो गई। चलो इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। देखो अच्छा से नहीं लग रहा है, इससे समझ लेते हैं। चलो नहीं इससे समझ लेते हैं, अच्छी फील नहीं आ रही उससे। देखो इससे समझ लेते हैं थोड़ा सा। 1 2 और 3 पैराइटल के, 4 और 5 टेम्पोरल के, और उसके बाद 6 ऑसिपिटल का। बताओ जी, सब बढ़िया? उसके बाद यहाँ अलग से लिख देता हूँ, एक एथमॉइड और एक स्पेनॉइड, 2 जाइगोमेटिक, दोनों तरफ एक एक, एक मैंडिबल, 2 मैक्सिला, 2 लैक्रिमल, 2 पैलेटाइन, 2 नेजल, 2 इंफ्रानेजल, एक वॉमर, एक हाइओइड। टोटल करो मेरे लिए फटाफट। ये ऊपर मैंने 4 और 5 गलत लिखा, इसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था मुझे। यहाँ लिखता हूँ 2, यहाँ भी लिखता हूँ 2, यहाँ पे 1। अब सही लिखा है ना? ऐसे बेटर आइडिया लगेगा आपको। 29 ठीक है जी। ईयर में क्या मैं लिख दूँ, 3 इंटू 2 6, मैलियस इनका स्टेप्स। कितना हो गया जी टोटल? 35 हो गया। 35 कैसे हो गया भाई? 8 भाई, 8 वो है, 14 वो है, 22 और 6 29 होगा ना? 35 कैसे हो गया? 29 होगा ना? ठीक है, 29 ही होता है हमेशा, 29 ही होगा। ठीक है, देख भी लेना एक बार टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 29 सही तो है। ठीक है, चलो आ जाओ जी इधर। एक 14 ऊपर वाले हैं, 6 नीचे वाले हैं और 4 पीछे वाले हैं। कितना हो गया जी टोटल? 14 6 25। इधर आ जाओ फटाफट। गर्दन के साथ, गर्दन के साथ हैं, 12 हैं, 5 है, 1 है और 1। अब मैं कहीं पे भी लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका टोटल हो गया जी कितना? 26।
तो 26 यहाँ पर है, 29 यहाँ पर है और 25 यहाँ पर है। इसका टोटल कितना हो गया जी? ग्रैंड टोटल इसका हो गया हमारा 80। 26, 25, 51, 29, 80। अब इधर आ जाओ फटाफट से जरा। एक फीमर, एक नी कैप, एक टिबिया, एक फिब्यूला, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल, 14 फेलेंजेस। अब मैं उंगलियों को अलग अलग नहीं लिख रहा, टोटल करिए। और एक अपना गर्डल आ गया, पेक्टोरल गर्डल। एक तरफ का टोटल करिए, करने के बाद ही बताइएगा। 1 2 3 4 5 5 10 21 31। टोटल ध्यान से करिए, 31 आ गया। तो इधर टोटल हो गया जी हमारा 62। देखिए 14 5 19 19 और एक 20 27 28 29 30 और उसके बाद एक ऊपर भी है 31। हाथ में आ जाइए जी फटाफट। एक कॉलर बोन, कल बताऊंगा, इसे क्लेविकल बोलते हैं। एक स्कैप्यूला, ब्लेड बोन बोलते हैं इसे। और एक हमारा ह्यूमरस, ये वाली हड्डी। एल्बो में कोई अलग से हड्डी नहीं है। एक रेडियस, एक अल्ना, 8 कलाई में कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स, 14 फेलेंजेस। टोटल मारिए फटाफट। 14 5 19 20 29 और 30 31 32, यानी 64 यहाँ पर आ गया। 32 इंटू 2 यहाँ पर है हमारा 31 इंटू 2। इसका जो ग्रैंड टोटल है दोस्तों वो हो गया आपका 64 62 126। और ओवरऑल जो टोटल अपना निकल के आया है वो आया है 206। यू आर वेलकम। ठीक है जी, नोट्स आपके बनवाए जाएंगे अगली क्लास में, बट मेन काम अपना हो गया है। बस चिंता ना करें, आप फ्री हैं, जो जाना चाहे जा सकता है। मैं जानता हूँ कई लोग के रोजे चल रहे हैं। यहाँ पर एक क्लास कंक्लूड होती है। थैंक यू सो मच, आप इस क्लास का हिस्सा बने। मिलते हैं आप सभी से शाम को 7 बजे और बाकी कल रात को 10 बजे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। क्लास यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। मैं जानता हूँ कभी कभी डाउट्स जो है मैं सेकेंडरी प्रायोरिटी बना देता हूँ, जो कि आपको अच्छा नहीं लगता होगा, बट क्या करें, आपका सिलेक्शन से इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। इसलिए जब फ्लो अच्छा होता है तो सोचता हूँ कि एक टॉपिक पूरा करा ही दो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल।